हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपसे वादा करा था कि हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का वन शॉट लेकर के आएंगे, ठीक। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस अध्याय नंबर 2 के बारे में, ठीक। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आज हम लोग बातचीत करेंगे अध्याय 2। और अध्याय 2 का नाम आपको पता है कि क्लास 10th में जो केमिस्ट्री है, अध्याय 2 का नाम यानी चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या बातचीत करेंगे? अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि वन शॉट में आपको सब कुछ मैं सिखाने की आज कोशिश करूंगा। हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और साथ बनाए रखना। मैं वादा करता हूं एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, ये बात मान करके चलो आप अच्छे से, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा ध्यान से, हमने क्या बोला बेटा? वन शॉट वीडियो, ठीक है। बस एक क्लास में ये सब कुछ, ठीक। हाँ ये बिल्कुल सही लाइन है कि बस एक क्लास पढ़ लो, आपको अम्ल, क्षार तथा लवण इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं। सारे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करके आओगे, बशर्ते अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, एंड तक देखना और नोट्स जरूर बनाते जाना, ठीक। क्योंकि नोट्स के बिना कहानी बनती नहीं है, ठीक। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हम लोग आज हर एक चीज के बारे में इमेज से बातचीत करेंगे, ठीक। अच्छा, अगर आप ये इमेज वाला तरीका जो है ना ये अपनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इमेजिनेशन हो पाएगी। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक। तो जब आप चीजों को अपनी कल्पनाओं में जोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक, तो आपको चीजें एक लंबे समय तक अच्छी तरीके से याद रह सकती हैं। जब आप किसी ना किसी पिक्चर को देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, तो आपको मन में वो चीज अच्छी तरीके से ज्यादा लंबे समय तक टिक पाती है। ऐसे लिख करके, ऐसे पढ़ा करके कहानी नहीं बनने वाली है ना। इमेज में आज हर एक चीज की आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्या क्या कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक। आप एक लंबे समय तक ये सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है वो यही है, अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक इमेज लिखी, ठीक। यहाँ पर ये क्या है? अम्ल है। अभी आपको सब मैं कहानी बताऊंगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, ठीक। तो आपने देखा है यहाँ पर क्या कि इस तरीके से अम्ल के बारे में बातचीत करेंगे, क्षार के बारे में बातचीत करेंगे और ऐसे लवण के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक सिंगल कलर लिया है, यहाँ पे एक सिंगल कलर लिया है, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? डबल कलर वाले। इसमें देखो आपको 2 3 4 कलर दिख रहे होंगे, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जब अम्ल होगा तब अकेला होगा, लवण, क्षार होगा तब अकेला होगा, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है बच्चा लवण। क्या बन जाता है? लवण बन जाता है, ठीक। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। फिलहाल आगे की कहानी समझते हैं और देखते हैं क्या। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे अम्ल के बारे में कि भैया अम्ल किसे कहते हैं। क्योंकि देखो जो चैप्टर होता है बेटा, सबसे जरूरी चीज होती है कि जिस जिस चैप्टर में जो नाम है, चैप्टर का जो नाम है, क्वेश्चन उसी से बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। चैप्टर के आसपास ही बेटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को मान करके चलो आप बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। समझ में आगे कहानी की ना आगे, ठीक। तो अच्छे से याद रखेंगे। फिलहाल अब देखते हैं हम लोग क्या कि अम्ल किसे कहते हैं। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है बच्चा किसकी? अम्ल की, ठीक है भैया। अम्ल किसे कहते हैं? अब अम्ल किसे कहते हैं जरा ध्यान से देखना। कह रहा है कि अम्ल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, ठीक। ये बात ध्यान रखना, अम्ल शब्द जो है किससे लिया गया है? तो बोलो भैया लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक। जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी अम्ल का मतलब होता है खट्टा यानी सौर, ठीक है ना बच्चों। अम्ल का क्या मतलब होता है? खट्टा होता है, सौर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे की बातचीत जो है वो कह रहा है इसकी डेफिनेशन भैया क्या लिखेंगे? मतलब पेपर में ही लिख दें कि भैया कि खट्टा लिख दिया बस होगी डेफिनेशन, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है ना, मैंने कहा ना मैं सिखाऊंगा अच्छे तरीके, टेंशन मत लेने की जरूरत है, ठीक है। तो कह रहा अम्ल की परिभाषा लिख के बताओ। तो कह रहा अम्ल वे पदार्थ होते हैं, बच्चा क्या बोलोगे? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन खट्टा होता है। ये तो एक डेफिनेशन की कहानी थी, जिसका जलीय विलयन क्या होता है? खट्टा। इधर इसमें मत टच करो, पीछे वाले में बैठो, पीछे वाली सीट में, ठीक। इसमें मत बैठना है ना। तो जलीय विलयन बेटा कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, ठीक। कह रहा तथा जो जल में, बस यही डेफिनेशन याद रखना बेटा, तथा जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मतलब हर एक वो चीज जो पानी में घुलते ही क्या बना लेगा? H+ का आयन बना लेगा, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आगे, ठीक है ना। इसको शांत करो बेटा, इधर उसको रख दो, उसको मत टच करो। चलो इसको यहाँ पर रख दो, इधर रख दो, इधर ही रख दो, चलो रख दो, बस ठीक है। अब उधर सीट में बैठो, पीछे से इस वाली सीट में मत बैठना ना, इससे हिलेगा ये, ठीक है। बस अब बैठ जाओ सभी। अब तुम भी शांत बैठना ना, बहु मारे समझ लेना, ठीक है ना बच्चा। तो ये ध्यान रखना। तो क्या करते हैं कि भैया जो जलीय विलयन में क्या दे देगा? H+ आयन दे देगा, ठीक। जलीय विलयन में H का प्लस आयन दे देगा, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। बस बात खत्म, ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या कि जैसे यहाँ पर देखा हमने एक अम्ल का नाम लिया बेटा, क्या नाम लिया हमने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिया।
यहाँ पर हमने एक अम्ल लिया, कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, एक तो H का प्लस होता है और Cl का माइनस होता है, ऐसे दो प्रकार के आयन मिलेंगे आपको। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये H का प्लस, क्या दिख रहा है, ये एक H का प्लस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको एक H का प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, H का प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक। बाकी के ये देखो किसके दिख रहे हैं, Cl के माइनस दिख रहे हैं। ये देखो आपको किसका दिख रहा है, Cl का माइनस, ये H का प्लस, ये H का प्लस, ये Cl का माइनस, ठीक, ये Cl का माइनस, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बहुत सारे ठीक है ना, बहुत सारे हाइड्रोजन के आयन वाले मॉलिक्यूल देखने को जब मिलेंगे तब आप बोलेंगे भैया ये तो अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई, ठीक। अब इसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि अम्ल की और क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बोलोगे ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। ध्यान रखना बच्चा, क्या है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। अब आपने देखा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे जो भरा हुआ है, ठीक, ये भरा हुआ है बेटा अम्ल, क्या भरा हुआ है, अम्ल भरा हुआ है, ठीक। चलो मान लिया हमने ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। अब इसमें जैसे आपने ये नीला लिटमस पेपर डुबोया, अभी लिटमस पेपर क्या होता है मैं सबकी डिटेल में बातचीत करूंगा, ठीक, बशर्ते आप साथ में बने रहिए, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपने कि नीला लिटमस पेपर आपने लिया, जैसे ही इसको पानी में भिगोया, ये देखो नीचे किसका हो गया, रेड कलर का हो गया। जितना हिस्सा, सॉरी पानी में नहीं अम्ल में ना, जितना हिस्सा आपका एसिड में डूबा हुआ है, अम्ल में डूबा हुआ, वो उतना हिस्सा बेटा क्या है, रेड है। बाकी का बाहर वाला हिस्सा आपने देखा कैसा है, ब्लू है। बात समझ में आ रही कहानी। तो ये ध्यान रखना बच्चा क्या कि ये नीले लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एसिड में अम्ल में डुबोया इस लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, वो तुरंत अंदर जाकर के कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, लाल कलर का हो गया, ठीक। ये थी इसकी पहचान, यानी किसकी, अम्ल की। अब हम लोग और आगे बातचीत कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या। अब हमसे कह रहा भैया अम्लों के प्रकार क्या हो सकते हैं, अम्ल के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ठीक। मैंने कहा ना मैं हर एक चीज आपको चित्र के माध्यम से सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये पढ़ने का, ठीक, अच्छी तरीके चीजों को याद रखने का, है ना। तो बस आप अच्छे तरीके से देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक, स्क्रीनशॉट लेते जाना समय समय पर और नोट्स जरूर बनाना, ये बात ध्यान रखना है ना बेटा। क्या कह रहा बेटा, अम्लों के प्रकार। तो अम्ल को हम लोग पहले तरीके से पढ़ेंगे, स्रोतों के आधार पर अम्ल, स्रोतों के आधार पर, यानी कि कहां कहां से हमें अम्ल प्राप्त होते हैं, ऐसे स्रोतों के आधार पर अगर हम अम्लों की बातचीत करें तो क्या कहानी होगी, ठीक। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहला हमारे पास में लिखा बेटा प्राकृतिक अम्ल, क्या लिखा है, प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल, मतलब ऐसा अम्ल जिसमें आपको कार्बन दिखेगा। और प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा मिले, यानी जो हमें प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा मिलेगा अम्ल और उसमें कार्बन शामिल होगा, उसे हम लोग प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से देखो, कह रहा वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों, वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों, यानी कि जो नेचर के द्वारा स्रोत बनाए गए हैं ना, उस स्रोतों से हमें अगर प्राप्त होता है, जैसे पौधों के द्वारा, इसके द्वारा मिल जाए, पौधों के द्वारा मिल जाए, या किसी जीव जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। बच्चा ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखो, बड़ी ही मजेदार चीजें हैं अगर आप अच्छे तरीके से सीख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, ओके। चलो अब आगे बातचीत करते हैं, ठीक। अब जैसे हमारे पास में कुछ अम्ल के नाम लिखे, पहला अम्ल हमने लिखा बेटा फार्मिक अम्ल, क्या नाम लिखा बेटा, फार्मिक अम्ल नाम लिखा, ठीक। अब खुद ही बता दो बेटा कि अगर हम फार्मिक अम्ल की बातचीत करें तो आप देखो फॉर्मूला याद कर लो पहले, HCOOH। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। जब IUPAC पढ़ोगे आप, ठीक है ना, कार्बन तथा इसके यौगिक वाले चैप्टर में, ओके, तब आपको ये अम्ल के नाम याद लिखने को मिलेंगे, ठीक। वहां पर याद करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, इसलिए पहले से ही याद कर लो, मैंने इसलिए हर चीज के नाम के साथ साथ उसके फॉर्मूले भी रखे हैं, ठीक है ना। तो जो ये फार्मिक अम्ल आपको दिख रहा है ना, ये देखो आप चीटी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कितनी प्यारी प्यारी सी चीटियां दिख रहा, नहीं दिख रहा आप लोगों को, ठीक है, ये चीटियां, ठीक। ये देखो ध्यान से, बहुत सारी चीटियां जो है ना, इन चीटियों से जो अम्ल प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या होता है, फार्मिक अम्ल, ठीक। आपको कभी ना कभी किसी ना किसी मधुमक्खी ने काटा होगा, मधुमक्खी के डंक में भी कौन सा अम्ल होता है, तो बोलोगे भैया फार्मिक अम्ल होता है, ठीक। चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, तो बोलोगे फार्मिक अम्ल होता है, ठीक। जैसे ही कभी मधुमक्खी ने काटा हो, या जो बिच्छू होती है, ठीक, बिच्छू को कभी किसी ने काटा हो, ठीक, तो इनके डंक में जो मतलब अम्ल होता है, वो कौन सा अम्ल होता है, तो बोलोगे भैया फार्मिक अम्ल, इधर, ठीक है ना बच्चों। तो जो चींटी के या बिच्छू के या मधुमक्खी के, ठीक है, काटने पे जो डंक हमें दर्द महसूस होता है, तो ये इसलिए महसूस होता है क्योंकि उनके डंक में होता है फार्मिक अम्ल, और ये बहुत ही जहरीला होता है। इसलिए जब हमें कोई मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है या बिच्छू काटता है ना,
तो इनके अम्ल इनके डंक में जो फार्मिक अम्ल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है, तब हमें वो दर्द का महसूस कराता है, ठीक, और हम लोगों को चटपटाहट होती है, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि फार्मिक अम्ल ही है जो हमें काटने पर क्या करता है, दर्द महसूस कराता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते, फिर हमारे पास में लिखा है बेटा बेंजोइक अम्ल। क्या लिखा बच्चा, बेंजोइक अम्ल लिखा, ठीक। अब अगर कोई कहते हैं बेंजोइक अम्ल क्या है, तो फॉर्मूला याद कर लो, देखो ध्यान से, C6H5, बोलो साथ में, C6H5COOH, C6H5COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल मिलता कहां पर है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो पत्तियां आपको दिख रही, क्या दिख रही है बच्चा, पत्तियां दिख रही हैं आपको, ठीक है ना, तो पत्तियों से हमें अम्ल मिल जाता है ये, ठीक। आपने देखा यूरिन, यूरिन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा मूत्र, ठीक है, यानी जो हम लोगों का टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलो कि बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। कभी आपको कोई उंगली आपकी कट गई हो, ठीक, और टॉयलेट करो और वो टॉयलेट आपकी उंगली में चला जाए, ठीक, तो बड़ा छटछटाहट होती है, ठीक है ना। तो ये छटपटाहट किस वजह से होती है, क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है बेटा बेंजोइक अम्ल, ये एसिड होते ही जहरीले, एसिड जो है ये होते ही जहरीले हैं, ठीक है ना। तो जो मूत्र होगा या जो यूरिन होता है उसमें भी कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बोलो भैया बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ठीक। अब ये देखो घास दिख रही होगी आपको बच्चा, किसका दिख रही होगी, घास, ठीक है, तो ऐसे घास में भी क्या पाया जाता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चा, बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि बेंजोइक अम्ल हमें प्रकृति में कहां से मिलता है, तो बोलो भैया पत्तियों से मिलता है, यूरिन से मिलता है और घास से मिलता है। जबकि अगर हम बातचीत करें फार्मिक अम्ल की, तो फार्मिक अम्ल में बेटा कहां से प्राप्त होता है, चींटियों से प्राप्त होता है। ओके, अगला देखते हैं। अब आगे की कहानी में क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, ठीक। अब हमारे पास में लिखा बेटा एसिटिक अम्ल, ध्यान से देखना है ना, क्या लिखा बेटा, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल, तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला याद करो पहले, तो CH3COOH, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब इस एसिटिक अम्ल को मिलना कहां से, ये मिलता कहां से, इस चीज को समझो, प्रकृति के द्वारा, ठीक। तो हमें पता है बेटा ये जो है ना सिरका, किसके द्वारा, सिरका के द्वारा, यानी जो छिरका बोलते हैं कभी कभी गांव में ना, तो सिरका जो होता है या जो छिरका होता है, ये बनाने के लिए, ठीक है, जामुन का छिरका होता है, एप्पल का छिरका होता है, ठीक है ना। तो ये जो छिरके, अब इसको हम लोग विनेगर भी बोल देते हैं, ठीक, मोमोज वगैरह में डाला जाता है विनेगर, चाउमीन वगैरह में डाला जाता है ना, तो ये जो विनेगर होता है या जो छिरका होता है, ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो तुम बोलोगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। फिर आपने देखा यहाँ पर लैक्टिक अम्ल, क्या देखा बच्चा, लैक्टिक अम्ल देखा। अब लैक्टिक अम्ल में फॉर्मूला देखो लिखा C3H6O3, C3H6O3, ये किसका फॉर्मूला हो गया, लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल पाया कहां जाएगा, देखो जहां से प्यारा सा दही, क्या दिख रहा है आपको, दही दिख रहा है, ठीक। तो इस दही में जो पाया जाने वाला है वो क्या है बेटा, लैक्टिक अम्ल है। तो दही में पाया जाने वाला अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल। ये बेटा सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भैया फलानी चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ढिकानी चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो इन सभी अगर अम्लों को याद करना है तो इन इमेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा बड़े ध्यान से, समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई बातचीत कर दे लैक्टिक अम्ल, तो आप बोलोगे तुरंत भैया की जो है दही में पाया जाता है। फिर उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर प्यारे से टमाटर, क्या देख रहे हैं, प्यारे से टमाटर। अब टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलोगे भैया ऑक्सैलिक अम्ल। ध्यान से देखो ना, ये जो आपको टमाटर दिखाई दे रहे हैं, इन टमाटर के अंदर आपने देखा होगा क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक। अभी हमने क्या बोला कि जो अम्ल होते हैं ये सब खट्टे होते हैं, ये जो अम्ल होते हैं ये सब खट्टे होते हैं, ठीक। अब खट्टे होते हैं तो आपने देखा टमाटर को खाओ तब भी खट्टा लगता है, और ये जो लैक्टिक अम्ल यानी कि जो दही है, दही को खाओ तो दही भी में खट्टा लगता है। सिरका, ठीक, सिरके का टेस्ट करो, विनेगर का टेस्ट करो तो वो भी कैसा होता है, खट्टा लगता है, ठीक। तो बस यही तो हमें याद करके रखना है ना बच्चा। अब देखो आगे लिखा बेटा साइट्रिक एसिड, क्या लिखा है, साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। ये साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इसको सीट्रिक भी बोल देते हैं। तो सीट्रिक अम्ल का फॉर्मूला याद करो पहले, C6H8O7, C6H8O7, ठीक। तो जो सिट्रिक एसिड होता है ये खट्टे पदार्थ, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया बेटा, कच्चे अंगूर हो गए, है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, कच्चे अंगूर हो गए, इन सभी में जो है ना क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखो बेटा टार्टरिक अम्ल लिखा, क्या लिखा है, टार्टरिक अम्ल। फॉर्मूला याद करो, C4H6O6, C4H6O6, ठीक। ये हो गया टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक। किसमें पाया जाता है, देखो ध्यान से, कितनी प्यारी सी पकी हुई एकदम इमली रखी हुई, ठीक। देखकर मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इमली को देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, ठीक। शायद आपके मुंह में भी पानी आ गया हो ना। तो ये पकी हुई इमली रखी, ठीक। इसके अंदर अगर हम लोग इसको खाएंगे तो हमें कौन सा एसिड प्राप्त होगा, तो टार्टरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। समझ में आगे बात आ गई। अब आगे लिखा बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर आमाशय का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ, आमाशय का चित्र बना हुआ है। और इस आमाशय के चित्र में
जो ये रस निकलता है, क्या निकलता है बेटा, रस, आमाशय का जो रस निकलता है उस रस के अंदर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो बोलोगे भैया आमाशय के रस में पाया जाता है। पूछ देगा टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो बोल देना भैया इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके की कहानी बच्चा आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आगे की कहानी को समझते हैं और देखते हैं। फटाफट कह रहा है खनिज अम्ल, क्या कह रहा है बेटा, खनिज अम्ल। अब हमें पता है पहला तो हमने देख लिया प्राकृतिक अम्ल थे, अब ये दूसरे क्या लिखे हैं बेटा, खनिज अम्ल। प्राकृतिक अम्ल वो अम्ल थे जो हमें प्रकृति ने दिए थे, नेचर ने दिए थे, लेकिन खनिज अम्ल की कहानी प्रकृति वाली नहीं है, वो नेचर से नहीं प्राप्त होंगे। जैसे कह रहा है कि वे अम्ल जिन्हें खनिजों के द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, खनिजों के द्वारा। अभी हम आपको बताएंगे खनिज भी क्या होते हैं, जब हमारे वो चैप्टर आते जाएंगे ना तब हम आपको सब सिखाएंगे धातु अधातु वाले में, ठीक है, कि खनिज किसे कहते हैं। सारी कहानी बड़ी आसान सी है बेटा, है ना, मस्त आराम तरीके से सीखना है, केवल तुम्हें बस इतना ध्यान रखना। चलो अब क्या कह रहा है भैया, वे अम्ल जिनको खनिजों के द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, खनिजों के द्वारा, ठीक है ना, खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में हमारा लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है और इसको हम लोग खनिजों के द्वारा यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना भी देते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक, ये हमें खनिजों से भी प्राप्त हो जाता है। आपने देखा यहाँ पर इस बीकर में क्या भरा हुआ है, तो बोलो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है HCl। फिर उसके बाद देखो लिखा बेटा HNO3, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा HNO3, खनिज अम्ल है। नाम क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड। इस बोतल में जो भरा हुआ है वो क्या भरा हुआ है, नाइट्रिक एसिड भरा हुआ है। फिर आपने देखा यहाँ पर क्या H2SO4, ये तो बचपन से आपने कई बार पढ़ा होगा, H2SO4, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। देखो ध्यान से लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद देखो लिखा है H3PO4, क्या लिखा है H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपने क्या, ये सारे के सारे जो अम्ल हैं ये कौन से अम्ल है, तो बोलोगे बेटा खनिज अम्ल। कैसे अम्ल है, खनिज अम्ल। बात पल्ले पड़ गई नहीं पड़ेगी, ठीक। ऐसे इमेज देख देख करके अगर सबको याद करोगे तो बड़ी आसानी से आपको चीजें एक लंबे समय तक याद रह जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक, चल अब आगे देख लेते हैं बेटा। आगे की कहानी में क्या कह रहा है आपसे कि प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार बताने। ठीक, अभी वो तो पहली कहानी किसकी थी, स्रोतों के आधार पर दो प्रकार से पढ़ लिए। कौन कौन से, तो बोलोगे भैया हमने पढ़ा एक प्राकृतिक अम्ल, दूसरा हमने पढ़ा खनिज अम्ल। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब अगर मैं थोड़ा सा यहीं पर अगर आपको थोड़ी सी मैप बना के दिखा दूं, क्या बना के दिखा दूं, मैप। जैसे मैप का मतलब क्या, हमने कहा बेटा अम्ल पढ़ना, तुम्हें क्या पढ़ना, बोले अम्ल पढ़ना है। ठीक, अब अम्ल पढ़ोगे तो तुमने देखा भैया अम्ल हमने अभी देख लिया, हमें दो तरीके से पढ़ने को मिले। एक हमने देखा भैया क्या कि स्रोतों के आधार पर, किसके आधार पर, स्रोतों के आधार पर, भैया कि स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि भैया स्रोतों के आधार पर पहला देखा, और दूसरा इसी में आपने देखा क्या कि स्रोतों के आधार के बाद में अभी आपने तो दूसरा तरीका पढ़ा, और वो क्या पढ़ा है, प्रबलता के आधार पर। क्या पढ़ा बेटा, प्रबलता के आधार पर। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि भैया प्रबलता के आधार पर। तो अच्छा, अब हम लोगों ने स्रोतों के आधार पर जो पढ़ा था, इसमें कितने प्रकार के अम्ल पढ़े थे बेटा, तो दो प्रकार के पढ़े। अभी आपने देखा एक का नाम था बेटा प्राकृतिक अम्ल, क्या नाम था, प्राकृतिक अम्ल नाम था। ठीक है, और दूसरे का नाम अभी आपने पढ़ा खनिज अम्ल। क्या पढ़ा, खनिज अम्ल पढ़ा। ठीक, तो बोले भैया प्राकृतिक अम्ल की क्या कहानी है, तो जो प्रकृति के द्वारा मिले वो प्राकृतिक अम्ल, जो खनिज से बने वो खनिज अम्ल। अब हम लोग बातचीत करेंगे प्रबलता के आधार पर, किसके आधार पर, प्रबलता के आधार पर। अब ये प्रबलता के आधार पर अम्ल की क्या कहानी है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, चलो वापस चलते हैं अपने पेज की तरफ और ध्यान से देखते हैं कि भैया ये क्या है कहानी, प्रबलता के आधार पर की क्या कहानी है, किसके आधार की, प्रबलता के आधार पर। ठीक, तो कह रहा भैया प्रबलता के आधार पर अगर देखें तो पहला जो अम्ल हमें दिख रहा है ये प्रबल अम्ल दिखाई दे रहा है बच्चा। क्या दिख रहा है, प्रबल अम्ल। कह रहा ये प्रबल अम्ल की जो कहानी है ये क्या कहानी है, तो बोले भैया ऐसी कुछ कहानी है कि वे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर, ठीक भैया जो हमारे पास जो अम्ल लिखे हैं इनको जैसे अगर हम जल में घोलेंगे, किसमें घोलेंगे, जल में, तो कह रहा भैया वे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतया वियोजित होते हैं, मतलब 100% वियोजन दिख जाए। क्या दिख जाए बेटा, 100% वियोजन दिख जाए तो वो ध्यान रखना बेटा क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। अर्थात जल में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, जल में अधिक संख्या में आपको क्या देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेंगे, तब आप बोलोगे भैया ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक, देखना जरा ध्यान से कैसे। जैसे हमने कहा मान लो आपको यहाँ पर 50 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 50 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया जाए और कहा जाए इसको जल में घोल दो। जैसे ही आपने जल में घोला तब आप देखोगे कि भैया 25 ग्राम जो है वो आपको हाइड्रोजन के आयन दिखने चाहिए और प्लस में 25 ग्राम जो है वो आपको क्लोरीन के आयन दिखने चाहिए, तब तो बात बनेगी। क्योंकि ये देखो जहां से पूर्णतया वियोजित हो गया
25 ग्राम हाइड्रोजन के H+ मिलेगा और 25 ग्राम Cl के- मिलेगा। ठीक, इसी को बेटा हम लोग बोल देते हैं क्या, पूर्णतया वियोजित होना। जैसे ही आप इनको पानी के अंदर डालते हो तो आपको H+ दिखेंगे, लेकिन पूर्णतया दिखने चाहिए। तो इसमें हमारे पास में एग्जाम्पल लिखा है बेटा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। देखो ध्यान से बेटा क्या लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर दूसरा एग्जांपल हमारे पास में लिखा बेटा नाइट्रिक एसिड। किसका लिखा है, नाइट्रिक एसिड का लिखा है। ओके, फिर उसके बाद तीसरा एग्जांपल लिखा बेटा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। किसका नाम है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक, तो ये है सारी कहानियां, है ना। अच्छे तरीके से तैयार करना चीजों को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। अब देखो आगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि भैया प्रबलता के आधार पर हमने कितने, अभी तो अच्छा इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, आगे देखते हैं। पहला तो हमने पढ़ा प्रबलता के आधार पर प्रबल अम्ल। अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्या, दुर्बल अम्ल। क्या पढ़ रहा है बेटा, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहा जाए बोले तो कह रहा वे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतया वियोजित नहीं होते। मतलब ऐसे अम्ल जिनको आप अगर जल में घोल दो फिर भी वो 100% ना टूटे। जैसे हमारे पास में यहाँ पर क्या लिखा है, एसिटिक एसिड लिखा। हमने कहा भैया हमारे पास में चलो 25 ग्राम क्या है, एसिटिक एसिड है। 25 ग्राम में क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पे पीछे पढ़ करके आए हो। ठीक, अब हमने कहा बेटा इसमें तुम इसको तुम किसमें घोल दो, जल में। आपने जल में घोला, आपने देखा कि भैया 10 ग्राम में आपको इस तरीके से एसीटेट के मॉलिक्यूल मिले, CH3COO- और फिर देखा आपने कि भैया 10 ही ग्राम में आपको क्या देखने को मिला, H का प्लस मिला। ठीक है ना, और जहां H+ मिलता वही तो अम्ल कहलाता है। ठीक, अच्छा ये जब H+ मिला तो आपने देखा भैया 10 ग्राम ये मिला एसीटेट का, 10 ग्राम हमें हाइड्रोजन का आयन मिला। तो क्या लगता है ये पूरा 25 ग्राम हो गया क्या, बोले भैया अभी तो नहीं हुआ। बोले हुआ तो 20 ग्राम है। यानी कहने का मतलब है अभी भी इसमें जो 5 ग्राम का आनी है वो वैसा का वैसा ही एसिटिक अम्ल है जैसा आपने डाला था, वो नहीं टूटा भैया पानी के अंदर। ठीक, वो जैसा आपने डाला था वो वैसा का वैसा ही बना रहा। यही तो समस्या है, यही तो आपको ध्यान में, इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते बेटा, दुर्बल अम्ल बोलते। क्यों दुर्बल बोला, ये टूटे नहीं पा रहे पूर्ण रूप से। जो पूर्ण रूप से टूट गया वो प्रबल बन गया, प्रबल जो पूर्ण रूप से वियोजित हो गया, अभी पीछे देखा आपने। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। ठीक, जैसा एग्जाम्पल हमारे पास में लिखा पहला बेटा एसिटिक एसिड, फॉर्मूला पीछे पढ़ करके आए हो CH3COOH। ठीक, एसिटिक एसिड की बात करें, किसकी बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें। ठीक, उसके बाद आपने देखा बेटा लैक्टिक एसिड। क्या देखा, लैक्टिक एसिड। ठीक, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3, C3H6O3। ओके, फिर कह रहा है आपसे ऑक्सैलिक एसिड। क्या कह रहा है बेटा, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C2H2O4, C2H2O4। कहानी क्लियर है कि नहीं, इनको बोलते बेटा क्या, ऑक्सैलिक। ठीक, तो ये है पूरी कहानी किसकी, दुर्बल अम्ल की। अब चलते हैं हम लोग इस पेज में। ठीक है, हमने क्या देखा कि भैया प्रबलता के आधार पर भी हमने अम्ल जो देखे वो हमें कितने प्रकार के देखने को मिले, दो। एक भैया देखा हमने प्रबल अम्ल और दूसरा हमने देखा भैया क्या, दुर्बल अम्ल। ठीक है ना, ये तो कहानी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो अम्ल हमने दो प्रकार से पढ़ लिया, किसके, स्रोतों के आधार पर, प्रबलता के आधार पर। स्रोतों के आधार पर कितने प्रकार का था, दो प्रकार का। कौन कौन सा भैया, तो बोले प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल। प्रबलता के आधार पर कितने प्रकार का था, बोले दो प्रकार का। बोले कौन कौन से, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक, ये थी कहानी बेटा, है ना। आगे चलते हैं, अब आगे की कहानी को ध्यान से देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि सांद्रता के आधार पर, अब हमें तीसरा जो अम्ल पढ़ना है वो किसके आधार पर पढ़ना, सांद्रता के आधार पर। ठीक है, चलो तो इस पेज में एक और कहानी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं, जरा ध्यान देना। हमने कहा कि इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो इसी में आपको एक प्रकार का अम्ल और देखने को मिल गया, और वो कौन सा अम्ल है बेटा, तो बोलोगे सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर, सांद्रता के। तो सांद्रता के आधार पर आप दो प्रकार के देखोगे, कौन कौन से देखोगे, तो देखेंगे भैया सांद्र विलयन, और एक और आप देखोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग तनु विलयन। क्या बोलते हैं बेटा, तनु विलयन। ठीक, तो ये थी पूरी विलयन की कहानी, सॉरी अम्ल की कहानी। किसकी कहानी थी, अम्ल की बेटा, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब आगे कहानी में आपने देखा कि भैया सांद्रता के आधार पर, अब पहले चीज तो ये समझ लो सांद्रता होती क्या है। तो सांद्रता बेटा हम उस चीज को बोलते हैं, सांद्रता का मतलब मोटा मोटी ये समझ लो गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन। ठीक, कोई चीज गाढ़ी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है ना। जैसे हमने कहा आपने आपसे कि एक काम करो, मान लो ठीक 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में हमने कहा आपसे कि आधा किलो चीनी घोल दो। क्या कर दो, आधा किलो चीनी घोल दो। ठीक, फिर हमने कहा 1 लीटर पानी है, इसमें 250 ग्राम चीनी घोल दो। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, दोनों में से गाढ़ा कौन सा होगा, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि पानी तो दोनों जगह पे सेम है। यही तो कहानी है, बस यही तो समझना है बेटा, है ना। बहुत कठिन चीजें नहीं है। चलिए ध्यान से देखते। कह रहा सांद्र अम्ल, कह रहा अम्ल तथा जल का ऐसा विलयन जिसमें, अम्ल तथा जल का ऐसा विलयन जिसमें अम्ल अधिक, अम्ल की मात्रा अधिक हो। ठीक, अम्ल की मात्रा अधिक हो, मतलब विलयन बनाना है अम्ल का और जल का। अब अगर अम्ल की मात्रा अधिक है, अम्ल की मात्रा अधिक है तथा जल की मात्रा कम हो, तो ये विलयन जो है वो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा, मतलब गाढ़ा बनेगा। अम्ल जितना ज्यादा उतना ज्यादा गाढ़ा, क्योंकि पानी पतला करता है चीजों को, क्या करता है, पतला करता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो हमें पता है बेटा कि अगर अम्ल ज्यादा मात्रा में है, जैसे हमने कहा
कि हमारे यहाँ पर 80 ml क्या मिलाया तुमने, एसिड लिया, और 20 ml बेटा क्या ले लिया, पानी ले लिया। दोनों को मिलाने के बाद में आपने क्या बना दिया, 100 ml का अम्ल बना दिया। क्या बना दिया, 100 ml का अम्ल बना दिया। ठीक, तो अब इसमें देखो ज्यादा मात्रा में क्या मिलाया तुमने, अम्ल मिलाया कि नहीं मिलाया। ठीक, तो अगर ज्यादा मात्रा में अम्ल है और कम मात्रा में पानी है तो ऐसे केस में आप बोलोगे भैया ये जो विलयन बना एकदम गाढ़ा गाढ़ा बना, मस्त एकदम गाढ़ा गाढ़ा बना। कैसा बना होगा, गाढ़ा गाढ़ा बना होगा, है ना, ये ध्यान में गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है। आगे देखो, अब आगे की बातचीत कर रहा क्या है कि तनु विलयन, तनु का मतलब होता है भैया पंचोच्चर, यानी पतला, एकदम पानी के जैसा, तो पतला पतला। ठीक, कह रहा कि अम्ल तथा जल का ऐसा विलयन, अम्ल तथा जल का ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो तथा पानी की मात्रा ज्यादा हो। देखा आपने कि 20 ml क्या लिया आपने, अम्ल लिया, 80 ml बेटा इस बार क्या ले लिया आपने, पानी ले लिया। ठीक, अब जो आप ये विलयन बना करके बनाए हो, ठीक, ये एकदम पतला पतला, क्या बोलेगे, पतला पतला है। ठीक, तो अगर पतला पतला है, क्यों पतला है भैया, क्योंकि तुमने इस बार अम्ल की मात्रा कितनी ली, 20, पानी बढ़ा दिया। पानी जितना ज्यादा उतना ही विलयन पतला, तो जो अम्ल बना है वो कैसा बनेगा बेटा, एकदम दुबला पतला, एकदम पंचोच्चर बनेगा, है ना, पानी के समान। आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, चीजें बेटा याद रखना ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चीजों को जल्दी जल्दी लेकर के चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, हाँ, बहुत आसान सी चीज, आप आराम से वीडियो को स्लो करिए, स्लो मोशन में देखिए, मस्त एकदम बंदबाजी से, कोई दिक्कत, सब समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो ना समझ में आने वाली है, सब समझ में आने वाली चीजें। अब देखते हैं हम लोग बातचीत करते हैं क्षार के बारे में। अम्ल की पूरी कहानी निपटा दी अपन ने, अम्ल की कहानी को निपटाया, और कैसे निपटाया हम लोगों ने, तो देखा कि भैया अम्ल की कहानी थी। अम्ल किसे कहते हैं, तो तुमसे बोला था जिसमें H+ आयन दिख जाए वो क्या कहलाता, अम्ल कहलाता। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़े बेटा अम्ल के प्रकार, क्या पढ़े, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार पहले हम लोगों ने पढ़े स्रोतों के आधार पर, तो भैया स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो बोले प्राकृतिक स्रोत होते हैं और खनिज स्रोत होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर और खनिजों के आधार पर हमने पढ़ा, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पर किसे, प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर कितने प्रकार के पढ़े, 2 प्रकार के, कौन कौन से, तो बोले प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। फिर हम लोगों ने पढ़ा बेटा सांद्रता के आधार पर। अब सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के पढ़े, बोले 2 प्रकार के, कौन कौन से, बोले सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है ना, तो ये तो थी किसकी कहानी, अम्ल की। अब बच्चा हम लोग चलते हैं किसके तरफ, क्षार की कहानी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, क्षार की कहानी को पढ़ते हैं। ठीक, अब क्षार कैसे कहते हैं ये भी कहानी समझ लो। तो बहुत आसान सी चीज है बेटा, ध्यान से देखो, कह रहा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, ध्यान से देखो क्या कह रहा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन अगर दे दे, समझ में आ रहा क्या, OH नेगेटिव से भी अम्ल पढ़ा था तो क्या देता था, H का प्लस, अम्ल पढ़े थे तो क्या देता था, H का प्लस देता था। ठीक, अब यहाँ H+ ना देकर क्या कर रहा, OH का नेगेटिव आयन दे दे, तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, क्षार कहलाएगी, बस बात खत्म। ठीक, ध्यान से देखो, कह रहा क्षार कहलाते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी क्षार का जो स्वाद है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा था बेटा, खट्टा था, इनका स्वाद कैसा है, कड़वा है, नमकीन नहीं, कड़वा। ठीक है ना, तीखी मिर्च के जैसा। चलिए इधर, अब ध्यान से देखना, हमारे पास में हमने एक क्षार लिया, एक क्षार का नाम लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ऐसा लिया। अब अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है बेटा ना, तो इसमें ध्यान से देखो, आप जैसे इसको आपने पानी में मिलाया तो ये आपको दिख रहा है ना हाइड्रोक्साइड आयन, क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है, सोडियम आयन। हमें इससे मतलब नहीं है ना क्या बना रहा क्या नहीं बना रहा, अगर हमें ये OH के आयन दिख रहे हैं, अगर हमें ये OH के आयन दिख रहे हैं, तब हम बोल देंगे भैया हाँ ये हमारा जो है एक क्षार का विलयन है। किसका विलयन है, क्षार का। बस यही तो चाहिए कि भैया पानी के अंदर जाओ और OH आयन दे दो, हमें तुमसे मतलब नहीं तुम कौन हो कौन नहीं। ठीक है ना, हमें पता चल जाएगा कि हम क्या है, ये क्षार। अब आगे देखो एक लाइन लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कि ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अम्ल के बारे में, नीला लिटमस पेपर था, किसमें चेंज हो रहा था, लाल में। अब देखो आपने लाल लिटमस पेपर लिया और उसको आपने किसमें डुबोया, अम्ल में डुबो दिया। ठीक, ये आपका क्या है, एक एसिड है, सॉरी माफ करिएगा, क्षार है। ये क्या है आपका, क्षार है, ये एक बेस है। अगर आपने क्षार में डाला यानी बेस में डाला है ना बेटा, तो अगर आप जब किसी भी ऐसे लाल लिटमस पेपर को बेस में यानी क्षार में डालोगे तो देखो जितना भी डूबा हुआ हिस्सा है वो कैसा हो गया, नीला हो गया, ब्लू हो गया। क्यों हो गया ब्लू, है ना, आज ब्लू है, पानी पानी नहीं, आज लिटमस है ब्लू ब्लू, समझ। ठीक, क्यों ब्लू है, क्योंकि भैया तुमने उसको किसमें डाला, बेस में डाला, क्षार में डाला। एक रेड ठीक लिटमस पेपर को आपने किसमें डाल दिया, क्षार में डाल दिया, वो किसमें चेंज हो गया, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो गया। बोले भैया कहानी बड़ी आसान है, मजा आ रहा है एकदम से ना, ध्यान रखना बेटा, ये थी कहानी। आगे की बात चले, अब आगे की कहानी को समझो जरा, 13 नंबर। ठीक, अब कह रहा है क्षार के प्रकार, जैसे अम्ल के प्रकार पढ़े थे वैसे क्षार के प्रकार पढ़ लो, क्या ही दिक्कत। तो जब क्षार के प्रकार पढ़ेंगे बेटा तो क्या पढ़ेंगे, कह रहा प्रबल क्षार,
प्रबल क्षार किसे कहते हैं? तो कह रहा वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अधिक संख्या में, अभी आपने देखा था अधिक संख्या में अगर H का प्लस देता था तो वो क्या कहलाता था? हमारा प्रबल अम्ल कहलाता था। अब अगर उसने हाइड्रोक्साइड आयन अगर अधिक संख्या में दे दिया तो वो क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार कहलाएगा। ठीक, फॉर्मूले में आपको दिख रहा NaOH और KOH। ठीक, ये 100% समझ रहे। आगे देखो दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार की जस्ट उल्टा डेफिनेशन कि भैया वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों, फॉर्मूला लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अमोनियम, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो फॉर्मूला ये किसका हो जाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये याद रखना आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो फॉर्मूले याद रखना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि क्षारक, क्षारक किसे कहते हैं? तो कह रहा वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, भैया जल में जाकर घुल जाए तो वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, ऐसा क्षार जो जल में घुल जाए, ऐसा क्षार जो जल में घुल जाए वो क्या कहलाता है बच्चा? क्षारक कहलाता है। NaOH है, KOH है, MgOH है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कहानी समझते हैं। आगे देखते हैं बच्चा, अब हम लोग है ना, आगे की कहानी क्या है जरा ध्यान से देखिए। फिर कह रहा है क्या? लवण। अब देखो, अम्ल की कहानी पढ़ ली, क्षार की कहानी पढ़ ली तुमने, अब आगे कहानी किसकी बेटा? लवण की, कि लवण किसे कहते हैं। ठीक, तो लवण में जरा ध्यान से देखो, अम्ल तथा क्षार के मध्य हुई अभिक्रिया, यानी अम्ल को मिला दो, क्षार को मिला दो, जब वो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उनकी अभिक्रिया से जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होगा वो पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अभी आपने देखा अम्ल, ठीक, और फिर क्या देखा आपने? क्षार। अब अम्ल और क्षार को जब आपस में मिला दोगे तो एक नया पदार्थ बनेगा बेटा ना, और वो नया पदार्थ क्या कहलाएगा? आपका लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। बस यही तो आसान है। अम्ल को मिलाओ, क्षार को मिलाओ, दोनों की क्रिया हो जाएगी, और अब क्रिया होने के बाद जो भी नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। जरा ध्यान से देखो, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये बने कैसे? तो आपने अम्ल के रूप में क्या लिया? HCl। क्या लिया बच्चा? HCl। और क्षार के रूप में आपने क्या लिया? NaOH लिया। जब इनको आपने दोनों को एक मिक्सी में डाला, तो जैसे ही मिक्सी में डाला है ना बेटा, तो यहाँ पे जो कहानी थी वो क्या मिला आपको? हाइड्रोजन का प्लस वाला मिला और Cl का माइनस वाला मिला। यहाँ पर आपने देखा तो सोडियम का आपको प्लस वाला मिला, हाइड्रोक्साइड का क्या मिला? माइनस वाला मिला। जहां पर आपको क्या मिलता है? H का प्लस मिलता है, वो बेटा कहलाता है एसिड। क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। ठीक, और जहां पर आपको OH का निगेटिव आयन मिलता है वो बेटा कहलाता है क्षार, यानी कि बेस। ओके, अब इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो हमें पता है कि जो प्रेम है वो दो अलग अलग प्रकार के आवेश में होता है। मतलब साफ है कहने का, अगर प्लस वाला है तो वो माइनस वाले से प्रेम करता है, और अगर माइनस वाला है वो किससे? प्लस वाले से प्रेम करेगा। यानी कहने का मतलब है एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर सकता है, एक लड़की एक लड़के से प्रेम कर सकती है। ऐसा कम चांस होता है, 0.0001% चांस होता है कि एक लड़की लड़की से प्रेम करे और एक लड़का लड़के से प्रेम करे। ठीक, और कभी कभी होता भी है ना। लेस्बियन आप लोगों ने सुना होगा, लेस्बियन के बारे में ना। फिलहाल अब हमें पता है ये जो H का प्लस है बेटा वो किसके साथ क्रिया करना चाहेगा? OH के माइनस के साथ में। तो देखो ध्यान से, इन दोनों ने मिलकर के किसका निर्माण कर दिया? जल का निर्माण कर दिया। बोले हम तो अलग चले जाएंगे ना, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर। सोडियम ने किसके साथ अपना शहर बना लिया? क्लोरीन के साथ बना लिया। तो यहाँ से बन गया बेटा क्या? सोडियम क्लोराइड। और इसी सोडियम क्लोराइड को बेटा हम लोग बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। जरा बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो अम्ल पता चला, क्षार पता चला, लवण पता चला, और वही सेम कहानी यहाँ पर। फिर हमने उसी अम्ल को दोबारा से लिया तो फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें H का प्लस मिलेगा और Cl का माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? Cl का माइनस मिलेगा। ठीक है ना, H का प्लस मिलेगा, चल जा बेटा, H का प्लस मिलेगा, Cl का माइनस मिलेगा। ठीक, ये H का प्लस है, ये Cl का माइनस। ठीक, इधर आप देखेंगे तो आप देखेंगे K का प्लस मिलेगा, OH का माइनस मिलेगा। ठीक है ना, इन दोनों की लड़ाई करा दी। लड़ाई कराने के बाद ये H का प्लस किसके पास गया? OH के पास में। और ये K का प्लस किसके पास गया? Cl के पास में। और जाकर के उसने किसका निर्माण किया? KCl का। और यही KCl बच्चा आपका क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहानी पल्ले पड़ी लवण की कि नहीं पड़ी? चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है बेटा लवण के प्रकार, जैसे हम लोगों ने अम्ल के प्रकार पढ़े, क्षार के प्रकार पढ़े, वैसे लवण के भी प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा लवण के प्रकार, हम लोग पहला लवण का प्रकार है सामान्य लवण। क्या कह रहा है? कि जब प्रबल अम्ल, ध्यान रखना बच्चा, क्या कह रहा है? जब
प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है। प्रबल अम्ल यानी दोनों शक्तिशाली मिले। अब प्रबल अम्ल हमने क्या पढ़ाया था, जो पूर्णतया वियोजित हो भयानक तरीके से, और प्रबल क्षार क्या कहलाता है, जो पूर्णतया वियोजित है भयानक तरीके से, OH-। ठीक, तो वही बात बता दी बेटा कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को पूर्णतया उदासीन कर देते हैं, पूर्णतया उदासीन कर देते हैं। प्रबल अम्ल मिले प्रबल क्षार मिले, दोनों मिलकर के एक दूसरे को कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, पूर्णतया उदासीन कर देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, जिन्हें सामान्य लवण कहते हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था बच्चा, क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार था। ये दोनों प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। बात समझना, ये क्या है बच्चा, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, और ये वाला जो है ये प्रबल क्षार है, ये जो है ये प्रबल क्षार है। ठीक, और प्रबल अम्ल और जब प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो ध्यान रखना, आपने यहाँ पर देखा था, अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था NaCl, और दूसरी चीज आपने देखा था जल बना था, क्या बना था, जल। ठीक, तो ये जो NaCl है ये बेटा एक सामान्य लवण है बच्चा, क्या है, सामान्य लवण है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये कौन सा लवण है, तो बोलोगे भैया सामान्य लवण है। अबे चलो यार, सामान्य लवण। ठीक, क्या बोलोगे, सामान्य लवण। ठीक, ये याद करना है, यही तो कहानी है ना बेटा, इसको तुम्हें याद करना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, देखो NaCl ये एक सामान्य लवण है, पोटेशियम क्लोराइड ये एक सामान्य लवण है, सोडियम सल्फेट ये एक सामान्य लवण है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, सोडियम सल्फेट। नाम भी लिखते जाना और याद करते जाना है। ठीक है ना, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ओके। ये बेटा क्या है, तो ये है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ओके, इतना सा काम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है ना बच्चा, अब आगे की क्या कहानी है जरा समझते हैं। अब हमसे कह रहा है लवण के प्रकार में दूसरा लवण, वो तो सामान्य लवण था। अब ये ध्यान से देखो बेटा, तो ये तुमको दिख रहा है कैसा, अम्लीय लवण। ठीक है ना बच्चा, क्या है ये, अम्लीय लवण है। चलो इसको देखते, कह रहा वे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन, ध्यान रखना, वे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। ठीक, ध्यान रखना, एक तो हाइड्रोजन आयन वाले क्या कहलाते थे, अम्ल कहलाते थे, जिसमें H+ आयन मिलता था वो क्या कहलाता था, अम्ल कहलाता था। ठीक है, अब वही उसी H+ से बनने वाला लवण भी क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण कहलाएगा। अम्ल कहलाता था, अब अम्लीय लवण कहलाएगा। बात पल्ले पड़ी, ध्यान से देखो बेटा, कह रहा अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो क्या लिखा है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप देखें तो H दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, H। अब हमने जैसे आपसे कहा कि H2SO4 की क्रिया किसके साथ करा दो, NaOH के साथ में करा दो। ठीक, कैसे होगी जरा समझना। हमने आपसे कहा इनको अलग अलग करो, तो जब आप अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, H का प्लस मिलेगा, HSO4 का माइनस मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर दो तो आप देखोगे कि H का क्या मिलेगा, सॉरी H कहाँ है यहाँ पर, Na। ठीक है ना, Na का प्लस मिलेगा और OH का माइनस मिलेगा। और कई बार ये बात आप पढ़ चुके हो पीछे, भैया माइनस वाले को प्लस वाले से प्रेम होता है और प्लस वाले को माइनस वाले से प्रेम होता है, तो प्रेम करा दो एक दूसरे का, है ना, सेटिंग करा दो। अब हाइड्रोजन ने सेटिंग कर ली बेटा किसके साथ में, हाइड्रोक्साइड के साथ में, और सेटिंग करने के बाद में इनका एक बाय प्रोडक्ट बन गया, क्या, H2O। क्या बन गया, H2O बन गया, जल बन करके तैयार हो गया। ठीक, अब बोले अगर इनकी सेटिंग करा दी है तो ये क्यों तनहा रहे हैं दोनों बेचारे, है ना, हम क्यों तनहा रहे हैं ना, तनहा क्यों जिंदगी काटे, हम भी अपनी सेटिंग बनाएंगे किसी के साथ में। ठीक, तो सोडियम ने सेटिंग बना दी किसके साथ में, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में। ठीक, और वही कहानी आपने देखा यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या ये नहीं कर पाओगे क्या, जैसे मैंने बताया वैसे आप भी कर सकते हो, सेटिंग ही तो करानी दूसरे की, करा के देख लेते। हमने फिर से कहा इनको अलग करो तो H का प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा, HSO4 का सिंगल माइनस मिलेगा। इधर बेटा अलग अलग कराया, लड़ाई कराना बहुत जरूरी है बेटा, जब तक पुराने लोगों से लड़ाई नहीं होती तब तक नए लोगों से दोस्ती नहीं होती। पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नया बॉन्ड बनेगा। पर केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है अगर समझदार हो। ठीक, जब तक पुराने बॉन्ड टूटते नहीं तब तक नए बॉन्ड बनते नहीं है। ठीक, इसलिए इन्होंने अपना अपना पुराना बॉन्ड जो काफी सालों से बना हुआ है, बोले हटाओ बहुत दिन हो गए साथ में रहते रहते,
इसने भी अपना बॉन्ड अलग कर लिया, ठीक। अब एक नई सेटिंग बनाई, क्या, ये हाइड्रोजन किसके पास चला गया, OH के पास चला गया, और ये K+ किसके पास चला गया, HSO4 के पास चला गया। दोनों ने अपना बायो प्रोडक्ट बना लिया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और जल। ये क्लियर है कि नहीं, ठीक। चलो आगे देखते हैं। आगे कहानी में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, रासायनिक गुण। अब हमें इन्हीं अम्ल के और क्षार के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। अम्ल तथा क्षार के क्या पढ़ने, रासायनिक गुण पढ़ने भैया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कह रहा अम्ल की, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। भैया अब हमें किसी अम्ल की जो है ना, किसी धातु से अभिक्रिया करानी है, और यहाँ पे जितनी भी मैं रिएक्शन बताऊंगा 100% बेटा मान करके चलना, बोर्ड एग्जाम में पूछ जा सकती है। इन्हीं में से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना, ये बात मान के चलो, ठीक। देखो क्या कह रहा है, क्या कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया, तो कह रहा जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, यानी जब किसी अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है बेटा, तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ध्यान से देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जब कभी कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या दे देता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस दे देता है। बेटा ये चीज अगर तुमने याद कर ली तो रिएक्शन बनाना बहुत आसान काम है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना, ऐसे लाइन लिख करके दे देता है, फिर ये रिएक्शन आपको बना के बतानी पड़ती है। क्या लिख के देगा कि जब HCl अम्ल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, ऐसे लिख देगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, ये पूछ देगा आपसे, ठीक। तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, देख लिया। अभी इसकी रिएक्शन कई बार कर चुके हो तुम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बाकी बचा क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, वो किसके साथ, इस सोडियम के साथ अपनी सेटिंग करेगा, और सेटिंग करने के बाद में क्या बना लेगा, 2NaCl बना लेगा। बात समझ में आया। सोडियम को तनहा छोड़ दिया, सॉरी सोडियम ने हाइड्रोजन को तनहा छोड़ दिया, जाओ तनहा जियो अपनी जिंदगी, तुम्हारे मन में जो है वो करो। अगला देखो ध्यान से, ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि रासायनिक गुण में कि अम्ल की किसी धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करानी है। तो क्या लिखा है कि जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा जल प्रदान करता है। ध्यान से देखो बेटा, जब किसी अम्ल की किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। कैसे, तो ध्यान से देखो, कह रहा जब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HNO3, ये भी पीछे पढ़ करके आए हो। जब नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, ठीक, के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। थोड़ी सी कहानी समझ लो जल्दी जल्दी से। हमने आपसे कहा कि यहाँ से आप निकाल देना क्या, CO2, तो बेटा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अभी भी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो केवल एक ऑक्सीजन बचा हुआ। क्लियर करते चलो, मजेदार कहानी है बेटा, है ना। अब हमने आपसे कहा इन दोनों को यहाँ से अलग कर दो, जैसे अलग करोगे तो ये नाइट्रेट दिखेगा, क्या दिखेगा, नाइट्रेट, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये दोनों अलग हुए थे तो सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा होगा, प्लस का, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, ठीक। तो देखो आपने क्या बना दिया, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, ये एक लवण बन गया, क्या बन गया, लवण। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ये एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, इन दोनों के मिलने से बेटा क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो 2H2O हो जाएगी कहानी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक है। बड़ी ही आसान सी चीजें हैं बच्चा, आराम से बना सकते हो, मजेदार चीजें कसम से, ठीक। चले आगे चले गए अभी, ठीक है। ठीक, ये मुझे लग रहा है अब रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, उधर देखो, है ना। अनबैलेंस का मतलब है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना बस, बाकी तो ठीक है कहानी, ओके। पल्ले पड़ गया नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे बनाना है, ठीक, जैसे जैसे मैंने आपको तोड़ के बताया ऐसे तोड़ तोड़ के आपको भी सीख लेना, याद कर लेना, कहानी बन जाएगी। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक। अब आगे की जो कहानी है वो ये कहती है क्या, कि रासायनिक गुण में अगर हम अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करा दे जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो कह रहा है क्या कि जब कोई अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल। क्या कह रहा है, अम्ल जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है बेटा, HCl। तो कह रहा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट, अच्छा बाई शब्द, हाइड्रोजन अगर बीच में फंस जाता है इसको बाई भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड क्या मिलता है बेटा, सोडियम क्लोराइड मिलता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है, जल मिलता है, ठीक। कैसे इसको बनाना है जरा ध्यान देना बेटा, है ना। हमने क्या कहा आपसे
कि इन दोनों को ऐसे ऐसे अलग करो, इन दोनों को ऐसे ऐसे अलग करो, कोई दिक्कत? अब हमने कहा आपसे कि यहाँ से आपने निकाल दिया बेटा CO2, क्या निकाल दिया? CO2, तो क्या मिल गया आपको? CO2। अभी भी बेटा यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा कि नहीं बचा? समझ चलो मन से, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा यहाँ से बेटा निकाल दो किसको? इन चीजों को, ठीक। यहाँ से जब अलग करोगे, यहाँ से जब क्या करोगे? अलग करोगे, तो आप देखोगे कि सोडियम के ऊपर प्लस था, इधर माइनस था, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे बेटा, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन तुम्हारा ये रहा, और आप देखो यहाँ पर क्या, ये ऑक्सीजन रहा, क्या रहा? ये ऑक्सीजन रहा, ठीक। तो ये दोनों मिलकर के, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्यों है यार, मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा, 2 की क्या जरूरत है ना। यहाँ पर भी ये अनबैलेंस्ड है ना, इसको हटा दो। 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के किसके साथ? जल, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। तो यहाँ से ये 2 हटा देना है ना बेटा, ये ध्यान रखना है। तो लोग रिएक्शन अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, बैलेंस करके रखनी है। यहाँ पे 2 मत रखना, यहाँ से 2 हटा देना, बस इतना ध्यान रखो। तो ये Cl किसके साथ चला गया? सोडियम के साथ में। एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, इन दोनों ने मिलकर किसके साथ में? इस ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर ली, एक जल का मॉलिक्यूल बन जाएगा, बस वही कहानी करता हूँ, ठीक। आगे चलते हैं, चलो एक काम करो यार, स्क्रीनशॉट तो लेते जाओ ना, स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही नहीं रहे हो, लेते जाओ स्क्रीनशॉट, लेते जाओ फटाफट। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे, अब आगे की क्या कहानी है जरा देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि भैया रासायनिक गुण में अगली जो कहानी है कि अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ, अब अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? तो कह रहा सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। भैया क्षार है तभी तो अम्ल के साथ अब क्रिया करेंगे, नहीं तो कैसे कर लेंगे? जब अम्ल है तभी तो क्षार के साथ आप क्रिया करेगा, अगर अम्ल ही नहीं है तो कैसे कर सकता है ना, तो ये भी ध्यान रखना। तो कह रहा इसलिए जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो वह लवण तथा जल प्रदान करता है। यानी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करने के बाद 2 चीजें प्राप्त होती हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो बेटा केवल और केवल लवण तथा जल प्राप्त होता है, बस और कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करता है, किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे देखो CuO के साथ अब क्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड क्या बनता है बेटा? कॉपर क्लोराइड के साथ जल बनता है बेटा, ठीक। कैसे? ध्यान देना, हमने आपसे कहा कि इन दोनों को अलग कर दो और इन दोनों को अलग कर दो, कोई समस्या? अब ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा? दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाकर क्या बना लिए? जल। अभी भी ध्यान से देखो, ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, 1 कॉपर का, अब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे तो बनेगा क्या? CuCl2, बस होगी कहानी। इसी को बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। क्लियर है? आगे देखो फटाफट, अगली बात कह रहा है रासायनिक गुण में कि अम्ल की भैया क्षार के साथ क्रिया करा तो क्या कहानी बनेगी? बोलो, अम्ल जो है वो अगर क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा, जरा सोचो। तो कह रहा जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल, केवल लवण तथा जल प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया कर ले तो ध्यान रखना है, स्पेशल तरीके से बच्चा पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अगर अम्ल जो है ना वो लवण के साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है और इस लवण को उदासीन कर देता है, कोई प्लस कोई माइनस नहीं, हटो सब उदासीन। देखो कह रहा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड क्या बनता है बेटा? सोडियम क्लोराइड, इसी का नाम है साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड का ही नाम क्या था? साधारण नमक। तो साधारण नमक बनाने का तरीका भी है ये, इस बात को भी मान के चलो कि भैया अगर इतनी कहानी है किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसी से तुम्हारा क्या बन जाएगा? साधारण नमक। तो अगर कोई ये पूछ दे कि साधारण नमक कैसे बनाएंगे तो बोल दो ना भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमें सोडियम क्लोराइड का ठीक है या साधारण नमक प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे की कहानी है रासायनिक गुण में कि धातु की क्षार के साथ। अब धातु के किसके देखो बेटा? क्षार के साथ अब क्रिया देखो। ये सारी रिएक्शन बेटा घर में पढ़ना जाकर के नहीं फंस जाओगे, बोर्ड एग्जाम में केवल ये लाइन लिख करके आती है, सब बनाना पड़ता है और तभी बना पाओगे जब घर में प्रैक्टिस करोगे जाकर के इन सबको, ठीक। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, घर में प्रैक्टिस करो। और चैप्टर एक ही वीडियो में तो बेटा बना, एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ाने वाले हमने, ये है ना। आपको 10-15 वीडियो नहीं देखने, एक बार एक वीडियो देख लो लास्ट तक आराम से और सुकून से उसकी रिएक्शन सीखो, और जितनी भी रिएक्शन है मैं उनकी दोबारा फिर से रिवीजन करा दूंगा, एक अलग वीडियो बना दूंगा और जो भी फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन थी, दूसरे चैप्टर की रिएक्शन है ना, सबको मैं एक साथ करा दूंगा। बैलेंस कैसे करी जाती है, किसके मिलने से क्या बनता है, सब एक साथ खत्म, ठीक है ना। बशर्ते पहले इस चैप्टर को कवर तो करो, चीजों को सीखो तो, क्योंकि जब यहाँ से क्लियर करके जाओगे ना तभी तो रिएक्शन पढ़ने पड़ेगी। तो कह रहा जब कोई धातु किसी क्षार के साथ क्रिया करती है, धातु क्षार के साथ,
अभी धातु की अम्ल के साथ हुई थी, धातु की क्षार के साथ करा। वैसे तो धातुएं कभी भी क्षार के साथ अपक्रिया नहीं करती, इस बात को मैंने उठा लो। कोई भी धातु ऐसी नहीं क्षार के साथ अपक्रिया कर ले, लेकिन कभी कभी क्या है कि रिएक्शन हो जाती है। तो अगर जब कोई धातु किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे जब एल्यूमिनियम धातु देखो यहाँ पर ये लिखा एल्यूमिनियम धातु, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लिखा के साथ अपक्रिया करती है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के तहत ऐसे नहीं अपक्रिया होगी, पहले जल मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा बेटा? जल मिलाना पड़ेगा, तब कहानी बनेगी। ऐसे अपक्रिया नहीं होने वाली कि भैया डायरेक्ट करा दो, नहीं होगी, ठीक, जल मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जब जल मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा? तो कह रहा सोडियम एल्यूमिनेट, ये देखो ध्यान से, सोडियम एल्यूमिनेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम एल्यूमिनेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कुछ मत करो बेटा, कुछ मत करो, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपको ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, इनको उठा के बाहर कर दो, बस खत्म बात। बाकी सबको चिपका दो आकर एक जगह पे लाकर, और क्या बन जाएगा? NaAlO2। NaAlO2 इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट बोल देते हैं। ठीक, आगे देख लो, आगे कह रहा सूचक। अब यहाँ पे आगे सूचक की कहानी। ठीक, अब हो गई बेटा अम्ल की, क्षार की, लवण की। अम्ल, क्षार, लवण तीनों की कहानी फिक्स, और तीनों के जो रासायनिक गुण थे उनकी कहानी फिक्स, खत्म। अब नई कहानी शुरू होती है किसकी? सूचक की। सूचक किसे कहते हैं? जो जानकारी बता दे वो सूचक कहलाता है। बोलते ना ये सूचक है, इन्फॉर्मर है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। भैया अगर किसी विलयन में अम्ल घुला है या क्षार घुला है, इसका पता हम लोग लगा सकते हैं सूचक से। किससे लगा सकते हैं? सूचक से लगा सकते हैं। बात पल्ले पड़ गई? आगे देखो, ठीक, कह रहा है इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। भैया जो सूचक होते हैं इनका जो रंग है या इनकी जो गंध है, ये अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है ना, जैसा था वैसा नहीं दिखेगा, बदल जाएगा। ठीक, कह रहा सूचक के प्रकार जरा देख लेते हैं। कह रहा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो कह रहा वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भैया वे सूचक जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं, वो सूचक क्या कहलाते हैं? वो सब के सब प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। भैया ये ध्यान रखना है। ठीक, कौन कौन से हैं जरा आगे देख लेते हैं फटाफट। अब हमसे कह रहा है क्या? लिटमस। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे लिटमस। अब वही लिटमस पेपर है जो आप पीछे पढ़ करके आए थे, समझे ना, जो पीछे पढ़ाया है लिटमस, वही लिटमस है। अब इसके बाद ड्रिल में सीखते हैं कैसे कैसे क्या कहानी है लिटमस की। ठीक, तो देखो बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे कि लिटमस बैंगनी रंग का एक रंजन होता है, रंजन होता है। ठीक, लिटमस जो है ये बैंगनी रंग का, इसका रंग जो है वो कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। जो थैलाफाइटा समूह के, थैलाफाइटा जो है ना एक पौधों की, ठीक है ना, प्रजाति होती है। ठीक, उसमें से कह रहा है तो समूह के लाइकेन नामक पौधे से, थैलाफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक, यानी तो थैलाफाइटा जो पौधों की एक प्रजाति है, उस प्रजाति से एक लाइकेन नाम का पौधा है, उस प्रजाति में एक लाइकेन नाम का पौधा है, उस लाइकेन नाम के पौधे से ही बनता है क्या? ये लिटमस। ठीक, हाँ, और उसका रंग ध्यान रखो बेटा कैसा है? बैंगनी रंग का है, ये बात याद रखना। अब जरा ध्यान से देखना, कह रहा है जब विलयन ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जब विलयन ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब लिटमस का रंग बैंगनी होता है। मतलब अगर विलयन में ना अम्ल घुला है ना क्षार घुला है, तो वो बैंगनी का बैंगनी बना रहेगा, एकदम काला कलूटा बैंगनी। ठीक, बैंगन देखा नहीं, देखा काला काला वाला बैंगन है ना, तो ध्यान रखना उसके जैसा बना रहता है। तथा इस रंजक से पेपर तैयार किए जाते हैं, और इस रंजक से हम लोग क्या तैयार करते हैं बेटा? पेपर तैयार करते हैं। जो बैंगनी रंग का रंजक है, मतलब यहाँ पर रंजन नहीं बेटा, क्या होना चाहिए? रंजक होना चाहिए। ठीक, तो जो बैंगनी रंग का रंजक है, ठीक, उससे हम लोग क्या करते हैं? एक पेपर तैयार कर लेते हैं। पेपर को ही हम लोग कह देते हैं बेटा लिटमस पेपर। क्या कह देते हैं? लिटमस पेपर। ठीक, अब अगर लिटमस पेपर नीले तथा लाल रंग के होते हैं। अब ये जो लिटमस पेपर है वो कैसे बनाए गए? दो रंग के बनाए गए, इन्हीं से मिलाकर के दो रंग के लिटमस पेपर बनाए गए, एक नीला एक लाल। अब नीला और लाल क्यों बनाया गया? अभी कारण पता चलेगा। तो कह रहा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर अम्ल है, एसिड है, तो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। जैसा आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है? नीला दिख रहा, नहीं दिख रहा। और जैसे ही आपको पानी में सॉरी पानी क्यों बोल देते बार बार, अम्ल में डुबोया तो ये तुरंत किसमें हो गया? रेड में बदल गया। ठीक है, अगर अम्ल है तो नीले को लाल कर देगा, और अगर क्षार है तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। देखा तुमने, ये लाल था, जैसे अम्ल में डुबोया तो क्या बन गया? नीला बन गया। ठीक, तो ये है पूरी लिटमस पेपर की कहानी। इतना लिख देना होगा तुम्हें। 4-4 नंबर वाले, बात को समझो ध्यान से, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। हाँ, अच्छे तरीके से तैयार करना बेटा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है हल्दी। अब लिटमस भी तो एक प्राकृतिक था, एक प्राकृतिक सूचक लिटमस है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पौधों से प्राप्त हो रहा, प्राकृतिक नहीं तो ये पौधे में है ना, तो उससे तो बन जाएगा। अब क्या कह रहा है? हल्दी। अगर हम हल्दी की बातचीत करें तो हल्दी भी तो हमें प्रकृति ने ही दी है, नेचर से ही तो हमें हल्दी मिली है।
अब कह रहा हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है भैया, ये ध्यान रखना, हल्दी भी जो है एक प्राकृतिक सूचक है, ये पीले रंग का होता है। हल्दी कैसा होता है? पीले रंग का। और कह रहा आपने देखा होगा कि जब किसी सफेद कपड़े पर सब्जी का पीला दाग लग जाता है भैया, जैसे खाना खा रहे हो, सफेद शर्ट पहने हो और खाना खाते खाते उसी में से 2-4 बूंदे तुमने टपका दी ग्रेवी की, और वो टपक गई तुम्हारे शर्ट के ऊपर, अब शर्ट में लग गया पीले पीले दाग। कैसे लग गया? पीले पीले दाग लग गया। ठीक, अब वो पीला दाग है ना, और जब आप साबुन, अब साबुन बेटा क्षारीय प्रकृति का होता है, साबुन कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। तो क्षार से जब आप धोते हो तो वो बेटा कैसा हो जाता है? भूरा लाल करना जा करके। ठीक है, पहले 2-4 बूंदे सब्जी की गिराना पानी, ठीक है ना, शर्ट में, और फिर उसको जैसे साबुन लगाना, जैसे ही आप साबुन लगाओगे वैसे ही देखोगे वो एकदम भयानक तरीके से लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो भूरा लाल हो जाता है, जबकि अम्ल के साथ में कोई हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, और उसमें नींबू रगड़ना तो पीला का पीला रहेगा, कुछ नहीं होगा उसमें। नींबू तुम कितना भी रगड़ते रहना, नींबू कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, पीछे मैंने बता दिया। ठीक, अब उसी पीले दाग में नींबू रगड़ते रहना, कोई कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन जैसे ही साबुन लगाया वैसे ही वो तुरंत पीले से बेटा क्या हो जाएगा? भूरा लाल हो जाएगा एकदम ध्यान। ठीक, देखो जरा ध्यान से, ये हल्दी है और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पाउडर है। पाउडर है, ये किसका पाउडर है पता है? ये पाउडर है बेटा वो निरमा वाला, ठीक है ना, ये अपमार्जक है। ठीक, ये पाउडर है। जैसे ही इस पाउडर को तुमने डाला इसमें, ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका कलर बेटा कैसा होता जा रहा है? लाल होता जा रहा है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बच्चा? ऐसे चीजों को ध्यान करके रखना पड़े, आसान सा काम है, मजेदार तरीके से चीजों को तुम सीख सकते हो। ठीक, चले आगे, चलो अब आगे की कहानी देखो ध्यान से। कह रहा है बेटा गंधी सूचक। अब हमें क्या करना है? गंधी सूचक। अब ये गंधी सूचक भी एक प्राकृतिक सूचक की ही कहानी है, ध्यान रखना। अब प्राकृतिक सूचक में गंधी सूचक क्या होता है तो ध्यान से देखो। कह रहा है क्या? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाए। भैया ऐसे पदार्थ जो स्मेल करते हो, स्मेल करते हो, ठीक, जैसे प्याज खाया, लहसुन खाया आपने, ये सब क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। ठीक है, तो इनकी अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में इनकी गंध बढ़ जाए या घट जाए तो ऐसे केस को भी हम लोग क्या बोल देते हैं? गंधी सूचक। ये जो गंध से पता चलते हैं, स्मेल से पता चल जाते हैं। ठीक, अम्ल है या क्षार है। तो देखो सूचक, ये मैंने सूचक लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए अम्ल के साथ और क्षार के साथ में कैसी कैसी रिएक्शन देते हैं। तो हमारे पास में पहला अम्ल का नाम है बेटा, सूचक का नाम है प्याज का रस। आपने देखा होगा प्याज बहुत स्मेल करता है भयानक तरीके से। ठीक, अब ये जो अम्ल के साथ जैसे मिलाओगे तो इसकी गंध धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, भयानक होती जाएगी। ठीक, लेकिन क्षार के साथ मिलाने पर कोई गंध नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही गंध रहेगी, नॉर्मल। ठीक, फिर कह रहा है वेनिला। वेनिला भी एक पदार्थ है। अब इसका भी, इसकी जो है ना अम्ल के साथ में समान गंध रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और इसके में कोई गंध नहीं देगा। अगर क्षार के साथ मिला दोगे तो इसकी जो स्मेल आती भी है वो भी खत्म, जो वेनिला की स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक, उसके बाद लौंग का तेल। लौंग का तेल जो है ना अगर अम्ल के साथ रहेगा तो थोड़ी सी जैसी उसकी लौंग की स्मेल होती है वैसी की वैसी बनी रहेगी, लेकिन जैसे क्षार के साथ मिला दोगे तो उसकी जो खुद की गंध थी वो भी गायब हो जाएगी क्षार के साथ मिलाने पर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आसान है बेटा चीजें, फटाफट जल्दी से देखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। अब आगे बात कर रहा है कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक हमने देख लिया, 3 प्रकार के हमने लोगों ने पढ़े। ठीक, कौन कौन से पढ़ा प्राकृतिक सूचक में? तो हम लोगों ने गंधी सूचक अभी देखा, आपने पढ़ा। ठीक, और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा, हाँ, लिटमस पेपर को पढ़ा। किसको पढ़ा बेटा? लिटमस पेपर को पढ़ा। ठीक, एक हम लोगों ने और पढ़ा था, और वो क्या था? हल्दी के बारे में। किसके बारे में? हल्दी के बारे में। ठीक है ना, तो 3 हम लोगों ने सूचक के बारे में पढ़ा। कौन कौन से बेटा 3 सूचक पढ़े? ठीक, तो हमने पहले पढ़ा लिटमस सूचक प्राकृतिक सूचक में, ठीक, फिर हल्दी पढ़ा और फिर हम लोगों ने गंधी सूचक पढ़ा। ठीक, अब आगे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कृत्रिम सूचक। ये कैसे सूचक होते हैं? तो ध्यान रखो, वे सूचक जिन्हें रासायनिक पदार्थों के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जिनको तुम प्रयोगशाला में बना सकते हो वो सब क्या कहलाएंगे बेटा? कृत्रिम सूचक कहलाएंगे। कौन कौन से? तो कह रहा है फिनोल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज। ठीक, अब यहाँ पर देखो मैंने बेटा क्या ले रखा है? फिनोल्फथैलीन ले रखा है। ठीक, और यहाँ पर भी देखो मैंने क्या ले रखा है? फिनोल्फथैलीन ले रखा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब कैसे क्या कहानी है तो ध्यान रखो। कह रहा है फिनोल्फथैलीन एक रंगहीन पदार्थ है। इधर देखो बेटा ध्यान से, अभी इन चीजों के चक्कर में पड़ो ना, ये क्या लिखा है इसको छोड़ो, इसको देखो, इसमें कोई कलर दिख रहा है क्या? एकदम से पानी के जैसा है, कोई कलर नहीं है, एक रंगहीन। कैसा है? रंगहीन। ठीक, लेकिन फिर अगला पॉइंट पढ़ो, कह रहा इसमें क्षार मिलाने पर, इसमें क्षार मिलाने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। भैया अगर इसमें हम लोग क्षार मिला दें, देखो ध्यान से, ये वही सेम उसी तरीके का पानी के तरीके से दिखने वाला एक पदार्थ है, क्या? फिनोल्फथैलीन, लेकिन इसमें आपने क्या मिला दिया? क्षार मिला दिया। जैसे ही आप इसमें क्षार मिलाओगे इसका देखो कलर कैसा हो गया? पिंक का कलर का हो गया। लड़कियों का फेवरेट कलर है ना बच्चा, देख रही हो है? तो ये ध्यान रखना, तो ये पिंक कलर का हो गया, गुलाबी रंग का हो गया बेटा। ठीक, उसके बाद देखो कह रहा इसमें अम्ल मिलाने से ये रंगहीन ही रहता है। अब पहले से ही तो कलरलेस था,
कोई कलर नहीं था, कलरलेस था, ठीक। लेकिन अब इसमें आपने क्या मिला दिया, अम्ल। तो अम्ल मिलाने पर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। नहीं, कहानी सुनी नहीं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC। आगे देखो, आगे हमसे कह रहा बेटा क्या कि मेथिल ऑरेंज, क्या बातचीत कर रहा बेटा, मेथिल ऑरेंज। तो कह रहा ये एक नारंगी रंग का पदार्थ है। देखो यहाँ पर बीच वाले बीकर में मैंने क्या ले रखा बेटा, मेथिल ऑरेंज रखा है, इसका कलर कैसा है, नारंगी है, ठीक। अब कह रहा है कि मेथिल ऑरेंज में यदि इसमें हम क्षार मिला दें, तो हमने इसमें क्या मिला दिया, क्षार। तो जैसे ही क्षार मिलाया, देखो ध्यान से, इसका कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और कलर चेंज होकर के बेटा कैसा हो गया, पीले रंग का हो गया। तो ध्यान रखो बच्चा इस बात को, क्या है कि मेथिल ऑरेंज भी एक कैसा है, सूचक है। कैसा है बेटा, सूचक है, ठीक। और इसको हम लोग बना सकते हैं कहां पर, प्रयोगशाला में। अब इसको प्रयोगशाला में हमने बनाया है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें जैसे ही आपने क्षार मिलाया तो ये किस कलर का हो गया, पीले रंग का हो गया, इसका रंग बदल गया। उसके बाद देखो हम कह रहा है कि इसमें अम्ल मिलाने से लाल रंग का, अम्ल मिला दिया हमने, क्या मिला दिया बेटा, इसमें हमने अम्ल घोल दिया। अब जैसे ही अम्ल घोला तो ये किसका हो गया बेटा, तो देखो ध्यान से, रेड कलर का हो गया, भयानक लाल दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक। ये है बेटा मेथिल ऑरेंज की पहचान। तो ये है बेटा अम्ल, ये सब याद कर लेना बड़े अच्छे तरीके से ना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी। अब हम लोग बातचीत करते हैं बेटा पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब पीएच स्केल की क्या कहानी ध्यान रखो, कह रहा पीएच में, पी शब्द का अर्थ है पोटेंज। पोटेंज को हम लोग बोलते हैं बेटा पावर यानी शक्ति। पोटेंज को क्या बोलते हैं, पावर यानी शक्ति बोलते हैं, पोटेंसी बोलते हैं, ठीक। एंड हाइड्रोजन का अर्थ है हाइड्रोजन आयन, ठीक। हाइड्रोजन का अर्थ क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयन, ठीक। यानी कहने का सीधा सा मोटा मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति बतानी होती बस। तो कह रहा पीएच की अवधारणा, यानी सबसे पहले पीएच की खोज किसने करी थी, तो बोलोगे 1909 ईस्वी में सोरेनसेन ने। ये याद कर लो बेटा, ठीक है, कभी कभी वैकल्पिक क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर का कि भैया पीएच की खोज किसने करी थी या कब करी थी, तो तुम बोलोगे 1909 ईस्वी में सोरेनसेन ने। किसने करी थी बच्चा, सोरेनसेन ने करी थी, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन देख लो जो पेपर में लिखनी है तुम्हें। कह रहा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित की गई, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल तैयार करी गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। जरा देखो ध्यान से इस पीएच स्केल की शकल, ये है पीएच स्केल की शकल बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपको 7 दिख रहा होगा पीएच मान, ठीक। 7 पीएच मान पर कोई भी चीज जो है वो कैसी होती है, तो ध्यान रखोगे बेटा उदासीन प्रकृति की। कैसी होती है, उदासीन प्रकृति की, ठीक। अब अगर इधर से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, तो आप 0 तक आते आते आपको इसकी अम्लीयता बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। ये कैसे हैं, प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के, ठीक है ना। हाँ, अगर इधर से जैसे जैसे आप 0 की तरफ आओगे उतना ज्यादा हाई पोटेंसी का पावरफुल, देखो रेड लिखा है, रेड का मतलब एकदम खतरनाक लाल, अम्ल, अम्ल कैसा, लाल लाल लाल, ठीक। ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे जैसे तुम इधर की तरफ बढ़ते जाओगे, इधर बढ़ते जाओगे और यहाँ तक आते जाओगे 14 नंबर तक, तब आप बोलोगे कि ये भैया कैसा प्रकृति का हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, क्षारी। किसकी प्रकृति का, क्षारी प्रकृति का, ठीक। यही तो याद करना है, यही तो याद करना है कि भैया 7 नंबर वाले का पीएच मान वाला कैसा होता है, उदासीन होता है। 7 से कम की तरफ चलते जाओगे, जितना कम जाओगे उतना भयानक अम्लीय होता जाएगा, और 7 से जितना ज्यादा बढ़ते जाओगे वो कितना हो जाएगा, उतना ही क्षारी हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 0, और प्रबल क्षार का पीएच मान कितना हो जाएगा, 14, और दुर्बल अम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6, या 7 से भी थोड़ा सा कम, 7 ठीक है ना, 7 से भी कम मतलब 6.7, 6.8, 6.9 ऐसे। उसके बाद अगर कोई कहते हैं दुर्बल क्षार का मान, तो बोलो भैया 8 के आसपास का, या 7 से थोड़ा बड़ा 8 के बीच का, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको अच्छे से तैयार करनी, ये थी पीएच स्केल। आगे की बातचीत करते हैं। अब कुछ पदार्थ हमने ले रखे हैं, इनके पीएच मान आपको याद करके जाने हैं, समझ रहे, इनके पीएच मान आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे पहला पीएच मान लिखा बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, भयानक ध्यान रखना, सबसे भयानक अम्ल कितना होता है, 0, जितना पीएच मान कम उतना भयानक अम्लीय, ठीक। तो ध्यान रखना है। नींबू का रस, ये भी क्या है, 7 से कम है, तो ये भी किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का, याद कर लो 2.5। शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन होता है, तो 7 नंबर पर आया, ठीक। आमाशय का रस अम्लीय प्रकृति का होता है, तो 1.4 हो गया। सिरका का रस 4 हो गया, ठीक। उसके बाद मानव लार का 6 से 7.5 के बीच में, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5, दूध का 6.5। तो ये ध्यान रखना बेटा, इतने सारे पीएच मान आपको रट्टा मार लेने हैं, यही सारे पीएच मान में से ही कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा बच्चा। आगे की कहानी को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे बेटा, ठीक। आगे में क्या कह रहा है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो पहला लिखा है रक्त और हमारा शरीर, बेटा 100% क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला, हर बार ही आता है, ठीक है ना, याद करके जाना अच्छी तरीके से।
कह रहा रक्त और हमारा शरीर, तो कह रहा हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मतलब जो किसी भी स्वस्थ इंसान का जो स्वस्थ इंसान की बॉडी होती है उसका जो पीएच मान होता है वो यहीं से शुरू होता है, 7.0 से 7.8 के बीच, लगभग 7 से 8 के बीच की कहानी है। ठीक, हाँ, कार्य करता है। तो जीवित प्राणी केवल इस संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। मतलब इतने के बीच में अगर किसी का परास है तभी वो जीवन जी पाएगा। ठीक, अगर इससे कम हो गया तो उसके पेट में एसिड बनने लग जाएगा भयानक। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो वैसे ही पाया जाता है, और दानव तेज बनने लग जाएगा। ठीक, और ज्यादा हो गया तो क्षारी होने लगेगा, क्षार बनने लगेगा तो फिर समस्या भी हो जाएगी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। इस परास में है तब तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है बेटा अम्लीय वर्षा तथा हानियां, अम्लीय वर्षा की हानियां। कह रहा यदि जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, जल का जो पीएच मान है अगर वो 5.6 से कम हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, अम्लीय वर्षा कह देते हैं। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का पीएच मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, नदी का पीएच मान लगभग 7 के आसपास रहा, उदासीन जल है मान लो। ठीक, या थोड़ा सा और मान लो 7 से थोड़ा सा कम, थोड़ा बहुत मान लो अम्लीय रहा होगा तो 6 के आसपास मान लो, 6 साढ़े 6 के आसपास। ठीक, उतना नुकसानदायक नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से कह रहा है क्या, ऐसी नदी में जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। हाँ, ये बात सही है। अब पीएच मान कम हो गया, मान लो 5.6 से कम, अगर इतना भयानक हो जाएगा ना, अम्लीय ज्यादा अम्लीय हो जाएगा ना, तो उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु है ना उनके जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां आने लग जाएंगी। अब अगर मिट्टी की अम्लीयता, कई बार किन्हीं कारणों से या अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का जो पीएच मान है ये भी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। मिट्टी का भी पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे भूमि से अच्छी उपज नहीं मिलती है। भूमि जो है अगर अम्लीय हो गई तो फसल बहुत बेहतर नहीं बनेगी, ये बात समझ के चलो। कह मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने के कारण पौधों का नुकसान होता है। भैया अम्ल में कौन जिंदा रहेगा, झुलस जाता है, मर जाता है बेचारा, जिससे फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल अगला कह रहा दंत क्षय। हाँ, हमारे दांतों में भी तकलीफ हो जाती है, दांत भी टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। कह रहा सामान्यतः मुंह का जो पीएच मान है वो लगभग कितना होना चाहिए, 5.5 से। यदि इसका मान 5.5 से बेटा कम हो गया तो फिर ध्यान रखना है दंत क्षय शुरू हो जाता है, फिर तुम्हारे दांत टूटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर एसिड दांतों में फंसने लग गया तो दांत बेकार हो जाएंगे बेटा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, आगे की कहानी को समझते हैं। अब आगे कहानी में कह रहा है एनोड और इलेक्ट्रोड। बाप रे बाप, ये क्या होगी कहानी ना, एनोड और कैथोड, इसकी बात समझते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है बेटा, पकड़ना पड़ेगा। एनोड वह इलेक्ट्रोड है जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, पीछे तुमको हमने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। और वहां पर हमने 2 बातें बताई थी आपको, क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर के। ठीक, यहाँ पे एक नई कहानी समझनी पड़ेगी ऑक्सीकरण की, इलेक्ट्रॉन को लेकर के। किसको, इलेक्ट्रॉन को लेकर के। ठीक, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम लोग त्याग करते हैं। ठीक, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। कैथोड वह इलेक्ट्रोड है जिसमें अपचयन अभिक्रिया होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अपचयन अभिक्रिया होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक देखो ध्यान से NaCl लिया है और क्या लिया, H2O लिया। ठीक, अब हमने इसमें क्या कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रोड, एक का नाम क्या है बेटा, एनोड, और एक का नाम क्या है, कैथोड। ऐसी 2 इलेक्ट्रोड डुबो दी, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। हमने कहा ये बैटरी का प्लस वाला सिरा, ये बैटरी का माइनस वाला सिरा है। ठीक है ना बच्चा। अब इस एनोड की छड़ पे चार्ज मान लो आ गया कैसा, प्लस का, और इस वाली कैथोड की छड़ पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस का। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, यहाँ से देखो क्लोरीन चिपक रहा कि नहीं चिपक रहा। ठीक, तो हमने कहा आपसे क्या कि यहाँ पर आपको क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा दिख रहा है आपको, माइनस का। ठीक, तो क्लोरीन हमारे पास में है एक्वस के फॉर्म में, जलीय विलयन के रूप में। तो अब ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन दान कर दे। तो इसने मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन दान करने पर क्या दिखेगा, Cl। क्या Cl का फॉर्मूला यही होता है बेटा, नहीं, Cl का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2। तो आप 1 नहीं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देना। ये क्रिया हो गई बेटा किसकी, ऑक्सीकरण की हो गई। अगर ऑक्सीकरण की क्रिया है तो एनोड की कहानी बन जाएगी। ठीक, उसके बाद कैथोड की देखो जरा ध्यान से। तो कैथोड में बेटा कौन चिपक रहा है, यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, हाइड्रोजन का प्लस। अब हाइड्रोजन का प्लस अगर चिपक रहा है तो ये भी एक्वस के फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, देखो ध्यान से, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करा देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो एनोड और कैथोड की कहानी पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी, कि भैया जिसमें वह इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है, उसे एनोड कहते हैं। कैथोड जिसमें भैया अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। आगे की बातचीत देखते हैं। आगे हमसे कह रहा है क्या, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया समझाने के लिए हमने आपको बताया था एनोड और कैथोड के बारे में। ठीक है ना, एनोड और कैथोड के बारे में जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। कह रहा जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के जलीय विलयन में,
अब अगर ध्यान से देखो बेटा इस वाले चित्र में, तो यही तो है सब कुछ इस चित्र में, इसीलिए इस चित्र को मैंने लगाया है यहाँ पर। ध्यान से देखो, कह रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर दूसरा और पदार्थ कौन सा है, जल है। तो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जल देखने को मिलेगा। ठीक, तो कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित, अब उस बैटरी से, बैटरी जो पीछे लगी है, ये देखो, ये देखो ध्यान से, ये बैटरी जो लगी है, इस बैटरी से आपने इसमें क्या प्रदान करी, वैद्युत धारा प्रदान करी। ठीक, तो जैसे ही आप इस बैटरी से वैद्युत धारा प्रदान करते हो, तो आप देखते हो बेटा क्या कि एक सेकंड, आगे पीछे क्यों आ रहा है ना, अंगू चलो, अंगू चलो भैया, अंगू चलो, अंगू पीछे ना चलो, है। तो फिर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, तो सोडियम क्लोराइड की विद्युत अपघटन होकर, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, यानी जो NaCl है उसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन मतलब टूट जाना, तो वो टूट गए। तो एनोड पर क्लोरीन गैस था, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से देखो बेटा इस चित्र में कि एनोड पर, ये कौन सी छड़ है बेटा, एनोड पर, तो ध्यान से देखो इसके ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का। इस एनोड पर बेटा कौन सी गैस चिपक रही है, तो तुम देखो ध्यान से, क्लोरीन चिपक रहा, नहीं चिपक रहा। और ये बेटा छड़ कैसी है, कैथोड, इसके ऊपर चार्ज कैसा, माइनस का। अब इसमें कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और यही तो लिखा है, यही तो पढ़ रहा है, यही तो लिखा है कि भैया हाइड्रोजन गैस एवं पात्र में NaOH। अब जब कुछ नहीं बचा तो पात्र में क्या बचेगा, पात्र में सही तो है, पात्र में देखो ध्यान से। ठीक, अब Cl चला गया, H चला गया, Cl चला गया, H चला गया, अब बचा क्या, Na और O और एक ये बचा H। तो यहीं पे तो दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, NaOH। और वही तो वहां पे लिखा हुआ है बेटा, क्या कह रहा है कि पात्र में NaOH का जलीय विलयन प्राप्त होगा, बस NaOH बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पाद के रूप में क्लोर यानी क्लोरीन तथा क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, रासायनिक समीकरण समझो, NaCl लिया आपने, और क्या लिया भाई, भाई क्या हुआ तुझे, चल तो सही से, NaCl लिया और क्या लिया, जल लिया आपने। ठीक, हमने कहा इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सोडियम का प्लस और क्लोरीन का माइनस। ठीक, हमने कहा इन दोनों को अलग कर दो, तो जब आप इन दोनों को अलग करोगे तो क्या मिलेगा, H का प्लस मिलेगा, OH का माइनस मिलेगा। यही तो पूरी कहानी है। ठीक, लेकिन बेटा ध्यान से समझना इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ का जो Na वाला है वो किसके साथ अब क्रिया कर लेगा, OH के साथ में कर लेगा। तो यहाँ से तुम्हें तो क्षार मिलेगा, इसकी कहानी कंप्लीट हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पर, 2। तो अगर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है, Cl2। इधर भी देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2। तो अगर 2 मॉलिक्यूल है तो दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक, ये बात है, यही कहानी आपको याद रखनी है, इसी रिएक्शन को याद रखना। इसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। 100% बोर्ड एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है बेटा, इस बात को ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? ठीक, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखो कि 100% इसका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब आगे देखो, फटाफट देखो आगे की कहानी में कह रहा क्लोर क्षार प्रक्रिया में, हाँ, अब जो क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, तो देखो कह रहा इसका उपयोग धातुओं की से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहा साबुन तथा अपमार्जक यानी साबुन और निरमा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में किया जाता है, जो फाइबर होता है, प्लास्टिक होता है, उसको बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखो आगे की कहानी, अब जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इस क्लोरीन गैस का क्या यूज है, तो कह रहा है इसका उपयोग जल की स्वच्छता करने में यानी पानी को स्वच्छ बनाने में किया जाता है। स्विमिंग पूल में किया जाता है। स्विमिंग पूल में देखो ना, आप लोगों ने अगर आपने नहाया, ठीक, अभी हम कुछ दिन पहले अपने कानपुर के ब्लू वर्ल्ड में गए थे। ठीक, जो कानपुर के बच्चे हैं वो जानते होंगे ब्लू वर्ल्ड के बारे में। ठीक, तो वहां पर गए तो देखा जाकर के कि ठीक भैया, जब तब ये वाली कहानी हुई, तो अब ये वाली कहानी हुई, तो भैया करोगे क्या, तो करना क्या है, जाना कहाँ है ना। तो मैंने देखा बच्चे बूढ़े बड़े सब उसी में निपट ले रहे हैं। अब उसमें निपट ले रहे हैं तो भैया उसी में लोग नहा भी रहे हैं बड़े मजे से। अरे आनंद ही आनंद है ना, अपना तो नुकसान ही नुकसान हुआ। ठीक है, मेरा 25,000 का फोन डूब गया उसमें। वीडियो बनाओगे भैया रंगबाजी में वहां पर, ठीक है, अपन तो रंगबाजी में थे ही। रंगबाजी क्या थी कि भैया वाटर प्रूफ पॉलीथीन दी गई थी कि इसमें डाल लो, कुछ नहीं होने वाला। वो ऐसी धोखा दिया उसने कि पूरा पानी अंदर चला गया। ठीक है, वो निपट लिया OnePlus। अब बड़ा कष्ट बने गया, मेरा तो नुकसान ही नुकसान। ठीक है, दूसरा नुकसान ये कि ऐसे गंदे पानी में नहाने को पड़ा, गए तो थे नहीं, पहली बार गए दोस्तों के साथ में, तो आनंद तो आया लेकिन नुकसान बहुत तगड़ा हो गया भाई। ठीक, तो हुआ क्या वहां पे कि मैं देख रहा बच्चे बूढ़े सब निपट ले रहे हैं वहीं पे। ठीक है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए जो है ना, उसमें क्लोरीन गैस मिला दी जाती है। क्या, क्लोरीन। ठीक, अब जरा कीटाणुनाशक बनाने में, और कीटाणुनाशक बनाने में भी क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। रोगाणुनाशक बनाने में भी इस गैस का यूज करते हैं। ठीक, आगे देखो फटाफट। अब आगे कहानी कर, अच्छा अब रुको, इसको जल्दी जल्दी पढ़ने की कहानी नहीं है, ये रुकने की कहानी है बेटा, ये समझने की कहानी है, इसमें तभी मजा आएगा। विरंजक चूर्ण 100% बना लो। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कह रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद करो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोलो साथ में, बैठो शांति से बोलो,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, अब ध्यान रखना इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2, देखो ध्यान से, CaO कैल्शियम, O ऑक्सी Cl क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, 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 इसे कहते हैं बेटा विरंजक चूड़। ओके, अब अगर आप बनाने की विधि, विरंजक चूड़ को कैसे बनाया जाए, तो अगर आप शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त करो, यानी बुझा हुआ चूना लो और उसे गर्म करो, चूना पत्थर वाला चूना जो है वो लिया और गर्म करने लग गए। ठीक, अब जब उसको गर्म करोगे और उस गर्म करने पर उसके ऊपर कौन सी गैस, तो अगर आप क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दो, ठीक, और उसके ऊपर क्लोरीन गैस डालना शुरू कर दो, क्लोरीन गैस उसके ऊपर डालना शुरू कर दो, तब आप देखोगे कि शुष्क बुझे हुए चूने में जब आप क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो विरंजक चूड़ प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बेटा, विरंजक चूड़ प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये है बेटा बुझे हुए चूने का सूत्र। और इसमें आपने कौन सी गैस प्रोवाइड करा दी, क्लोरीन गैस प्रोवाइड कराई, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, तब आपको जाकर के मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, 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 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल प्राप्त हुआ। ठीक, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं विरंजक चूड़। क्या बोलते हैं, विरंजक चूड़ कहते हैं। बात पल्ले पड़ गई नहीं पड़ गई? ठीक, ये तो बनाने की विधि थी बेटा। ठीक, और आगे कहानी। अब कह रहा है विरंजक चूड़ के भौतिक गुण, भैया ये दिखने में कैसा है विरंजक चूड़, हमको बताओ तो सही, मजा नहीं आया अभी। तो कह रहा है इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब जैसे ही तुम इसमें क्या करोगे, ये बन करके तैयार होगा, तो जब इसको स्मेल करोगे तो बोलोगे क्लोरीन की गैस आ रही है, क्या सूंघ लिया है ना एकदम बुरी सी चीज को। ठीक, तो इसमें से स्मेल कैसी आएगी, क्लोरीन की, क्योंकि भैया तुम इसमें डाले क्या थे, क्लोरीन, तो क्लोरीन डाले तो गुलाब की खुशबू थोड़ी ना आएगी, आएगी तो क्लोरीन की खुशबू ही। बात को समझो जरा ध्यान से। ठीक, दूसरा कह रहा है ये हल्के पीले रंग का होता है, चूना पत्थर बुझा हुआ चूना कैसा होता है, सफेद, लेकिन जैसे इसमें क्लोरीन गैस मिला जाती है तो ये हल्का हल्का पीला कलर का हो जाता है। किसका हो जाता है बेटा, पीले कलर का हो जाता है। ठीक, कह रहा जल में घोलने पर ये दूधिया हो जाता है, और फिर जब इसको तुम पानी में डालो, जैसे चूना हो गया, पानी में डालो एकदम सफेद सफेद हो जाए, दूध के जैसा। ठीक, ऐसे ही तुम विरंजक चूड़ को भी पानी में डालोगे तो वो भी किसका हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा, दूध के जैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा? उसके बाद देखो कह रहा है इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का मतलब होता है अगर इसकी क्रिया किसी के साथ कराई जाए तो क्या मिलेगा, इसकी अभिक्रिया अगर किसी के साथ कराई जाए तो क्या मिलेगा, तो कह रहा जल के साथ क्या करने पर, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर। तो कह रहा जब विरंजक चूड़ को जल के साथ गर्म किया जाता है, जब विरंजक चूड़ को जल के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है तथा बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक, अब जिसको जिसमें मिला करके तुम विरंजक चूड़ बनाए थे, अब वही चीज अलग होकर के अलग हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूड़ में जल मिलाया तुमने, जैसे ही जल मिला दिया वैसे ही यहाँ से बेटा ये जो Cl2 है तुम्हारा, Cl2 है ये बाहर हो गया, ये Cl2 क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक, अब बचेगा क्या, तो Ca बचा, क्या बचा इधर, Ca बचा। ठीक, और अगर ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे बताऊं O, और एक सेकंड रुको मेरी जान, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे H का प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा, OH का माइनस मिलेगा, ये तो कहानी है। अब इस O को इसके पास लेकर के जाओगे तो एक OH यहाँ पे हो गया, तो देखो कितने OH हो गए, 2 OH हो गए, एक कैल्शियम है, तो देखो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, यही बुझा हुआ चूना, ये जो CaOH का होल ट्वाइस आप देख रहे हैं यही क्या है बेटा, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बातचीत करते हैं। चलो ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कहानी बेटा क्या है इसका, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अगर इसी की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया तो क्या कहानी मिलेगी, तो कह रहा जब विरंजक चूड़ को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिकृत किया जाता है, मतलब अभिक्रिया कराई जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ध्यान से देखो बेटा CaOCl2 ये हो गया क्या तुम्हारा विरंजक चूड़, किसके साथ, CO2 के साथ में। ठीक, तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ से तुम किसको बाहर कर देना, क्लोरीन को, देखो क्लोरीन गैस बाहर हो गई। अब क्या बचा इधर, CaO, ये बचा कि नहीं बचा, और इसी को इसके बाद भेज दो O को, तो यहाँ पे O कितने हो जाएंगे, 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो गए। अब क्या बचा, ये CaCO3, तो क्या बच जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी, आगे देखो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। अब इसी विरंजक चूड़ की किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं बेटा। ध्यान से देखो हमने क्या बोला, इस क्लोरीन को निपटा दो पहले, क्लोरीन तुमने अलग कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक, अब क्या बचा तुम्हारे पास में, ये 2 हाइड्रोजन को अलग कर लो, किसके पास भेज दो, इस ऑक्सीजन के पास भेज दो, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, जल बना लेंगे। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो तो इधर बेटा कैल्शियम का बचा और इधर पे केवल क्या बचा, सल्फेट बचा, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे। जरा बताओ कोई कष्ट है क्या रिएक्शन समझने, बहुत आसान रिएक्शन है। आगे देखो विरंजक चूड़ के उपयोग, अब इसके उपयोग क्या है, कपड़े और कागज उद्योग में रंग हटाने के लिए, यानी कपड़ों में जो कलर लग जाता है या कागज उद्योग में जो कागज लग जाता है, कागज में जो कलर लग जाता है उसको हटाने में काम में आता है। पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए, ठीक, यानी कि जो अभी आरओ का वाला पानी पीते हो ना उसमें इस विरंजक चूड़ का यूज कर सकते हैं।
रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में, रासायनिक उद्योग जो है उनमें ऑक्सीकारक के रूप में कर सकते हैं। पानी को साफ रखने के लिए स्विमिंग पूल में, ठीक, और पानी को साफ रखने के लिए कहां पर, स्विमिंग पूल में, ठीक, स्विमिंग पूल में इसको डाल दिया पानी साफ बना रहे, वो जो टॉयलेट है, ठीक है, ये जो यूरिन है वो दिखाई ना दे, है ना। कह रहा घरों या सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक के रूप में। अब घरों या सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह रहती है, ठीक, वहां पर सफेद सफेद पाउडर डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो वहां पर मच्छर ना पनपे या जो कीटाणु है वो ना पनपे, ठीक, तो वो जो है ना उसको कीटाणुनाशक के रूप में, वहां पर वो कीटाणु ना बने, ना पनपे, ना मच्छर टिके वहां पर, ठीक, इसलिए वो सफेद सफेद पदार्थ डाल देते। वो जो सफेद पदार्थ होता है वही होता है बेटा विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। देखो अब आगे की बातचीत कर देते हैं। अब आगे देखो, आगे हमसे कहानी कह रहा है बेकिंग सोडा, बेटा ये देखो ध्यान से, बेकिंग सोडा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में दम है, ये याद रखना बेटा, ठीक, कह रहा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को ही क्या कहते हैं बेटा, खाने का सोडा, दोनों अलग अलग नाम से पूछा सकते हैं। पूछेगा भैया बेकिंग सोडा बनाने की रासायनिक विधि लिखो या खाने वाले सोडे की रासायनिक विधि का नाम लिखो, ठीक, दोनों एक ही बात है। कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक और नाम है सोडियम बाई कार्बन, उसी हाइड्रोजन को बाई बोल दिया गया, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो बोलोगे या NaHCO3, NaHCO3। इसका जो पीएच मान है वो क्या होता है 7 से कम, यानी किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, 7 से कम वाला अम्लीय, 7 से ज्यादा वाला क्षारीय, 7 वाला उदासीन। आमतौर पर इसका उपयोग रसोई घर में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठीक, आमतौर पर इसका उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, रसोई घर में, यानी जो मम्मियां भाभियां जो खाना बनाती हैं, ठीक, उन वो लोग ठीक खाने वाले सोडे का यूज ज्यादा करती है, ठीक, ताकि खाने का टेस्ट बढ़ सके, है ना। आप देखते हैं इसको बनाने की विधि की कहानी, ठीक। तो कह रहा है बेकिंग सोडा या खाने सोडे पर बनाने की विधि क्या है, तो इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करके इसका निर्माण निम्न प्रकार से होता है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और बड़ी कहानी है। NaCl लेना, सोडियम क्लोराइड लेना है, गैस लेनी बेटा अमोनिया, कौन सी गैस लेनी, अमोनिया, और कौन सी गैस लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कौन सी गैस लेनी है तो सॉरी जल, और क्या लेना है, जल। ऐसी चार चीजें जब आपस में लोगे तब आपको देखने को मिलेगा बेटा क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, और दूसरा क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक, कैसे बना, कैसे कहानी हुई, जरा एक बार समझ लो। हमने कहा आपसे कि सोडियम ले लो, क्या ले लो, सोडियम, ठीक, और हमने कहा आपसे सोडियम लेने के बाद में तुम यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो और एक क्या ले लो, यहाँ से H ले लो, ठीक है ना, ये बात को समझो। तो आपने यहाँ से क्या लिया, एक हाइड्रोजन लिया, तो सोडियम मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ठीक, और उसके बाद में ये CO तो है ही 2 और एक ही ऑक्सीजन मिल गया, तो CO3 हो गया। तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ से क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इधर पे क्या बचा, एक अमोनियम ये बचा, और अभी यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा, क्योंकि इधर तो एक ही तो लिया था आपने, एक बचा तो इधर ले आना, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम, यानी NH4 हो जाएगा। उसके बाद में ये एक Cl बचा, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। या इसका दूसरा तरीका बनाने का क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा दो, तब हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा, ठीक। तो कह रहा सोडियम कार्बोनेट ले लो, जल ले लो, और क्या ले लो, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, ठीक। अब इसकी देखो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का ये पूरा का पूरा है बेटा, ये ध्यान रखना, एक को मत समझ लेना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये वाला, ये है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, और इसकी किसके साथ करा देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक। जब आप कराओगे तब आप देखोगे कि आपको क्या मिल जाएगा, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के, ठीक। अब देखो आगे बेकिंग सोडा का उपयोग। कह रहा बेकिंग सोडा पहले भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण में क्या कह रहा है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। भौतिक देखो ना, देखो सोडा को सफेद सफेद रंग का होता है, पाउडर बना के नमक के जैसा देखा। यह जल में कैसा, अल्प विलेय है, और इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अभी मैंने बताया पीएच मान 7 से कम, और 7 से कम वाला कैसा होता है, अम्लीय होता है। कह रहा रासायनिक गुण बता दो इसके, तो कह रहा बेकिंग सोडा की तनु अम्लों के साथ, ध्यान रखना, बेकिंग सोडा की तनु अम्लों के साथ, बेकिंग सोडा के तनु अम्ल का मतलब पीछे पड़ चुके हो बेटा, पतला पतला अम्ल है ना, अम्लों के साथ क्रिया कराने पर लवण मिलेगा, जल मिलेगा, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी तनु अम्ल हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा लिया, एकदम दुबला पतला अम्ल। अब ये ध्यान से देखो, ये वाला Na जो है ये किसके साथ गया, Cl के साथ में गया, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CO2, क्या मिल जाएगा, CO2, तो हमने CO2 गैस बाहर कर दी। अब एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये, तो ये सब मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। बात समझ में आ गई। आगे देखो, ठीक। अब आगे कहानी कह रहा है हमसे क्या, कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, अब इसको अगर हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें तो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसी बेकिंग सोडा को, जब अभी इन्हीं को मिलाने से ही तो बनाए थे तुम, इन्हीं को मिलाने से ही तो क्या बना था, ध्यान से देखो,
इनके मिलने से ही ये देखो, इनके मिलने से ये बना था। अब इसको गर्म कर दोगे तो वो उसी में टूट जाएगा तीनों में, है ना। देखो इनके तीनों के मिलने से तुम्हें क्या मिला था, ये मिला था। अब इसको गर्म कर दोगे तो ये तीनों मिल जाएंगे, जस्ट रिवर्स रिएक्शन कर देना उसी की। भौतिक गुण में देखो, अगर आप प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, क्या बोलते हो यार, ये भौतिक गुण थोड़ी ना है, ये तो बच्चा उपयोग है इसके। क्या है उपयोग, लिख लो फटाफट, उपयोग में कह रहा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूध को फाड़ने में, यानी दूध को जब हम लोग फाड़ते पनीर वगैरह बनाते हैं ना, तब में कर सकते हैं। अग्निशामक के रूप में, यानी बुझाना हो आग को तभी। केक, बिस्किट और ब्रेड आदि को फुलाने में, यानी केक जब फूलता है या बिस्किट जो फूलता है, जलेबी जब बनाई जाती है, उसको फुलाने के लिए हम लोग ऐसे सोडे का यूज कर सकते हैं। आगे देखो बेटा अगली कहानी। अब कह रहा धावन सोडा, इस सोडे को और पढ़ लो, बस कहानी कंप्लीट है चैप्टर की। धावन सोडा को बोलते हैं धोने का सोडा, तो दोनों बातें एक ही है। कह रहा धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, बोलो साथ में, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम, ठीक, रासायनिक सूत्र जो है ये क्या है, Na2CO3 इंटू डेका 10H2O, ठीक, यानी क्या बोलोगे, डेका मतलब 10, H2O मतलब जल, हाइड्रेट का मतलब जल, तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O मतलब क्या बोलोगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब कह रहा है यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये भौतिक गुण है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है तथा जल में विलय और जल में घुलने पर आसानी से घुल जाता है। इसके एक अणु में 10 के जल के 10 क्रिस्टल अणु होते हैं। देखो ध्यान से, जल के कितने हैं, 10 क्रिस्टल अणु है एक अणु में, ध्यान रखना इस बात को। बनाने की विधि में 3 स्टेप की कहानी है, बनाने की विधि में तीन स्टेप की कहानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही पुरानी कहानी कि सोडियम क्लोराइड लेना है, अमोनिया गैस लेना है, जल लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी है, ठीक। इनके मिलने से बेटा ये पहले बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा। क्या बनेगा बेटा, खाने का सोडा। ये तो खाने का सोडा बनाने की विधि है, वही लिखी है, ध्यान से देख लो एक बार। फिर कह रहा है इसी सोडियम कार्बोनेट को आपको क्या करना है, गर्म कर देना, और गर्म करने पर अभी जो 3 चीजों के मिलने से तुम्हारा बना था ना, ये चीज बनी थी ना, अब उसी 3 चीजों में अलग अलग बट गया। अब इसको बोलते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बन। अब इस सोडियम कार्बोनेट की आपको 10H2O के साथ क्रिया कर देनी, ताकि ये 10 मॉलिक्यूल इसके साथ में आपस में जुड़ करके क्या बना ले, इसका क्रिस्टल बना ले, ठीक। तो Na2CO3 इंटू 10H2O यही हमें चाहिए था, और ये हमारा बन करके तैयार हो गया, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। अब अगली जो कहानी है वो कह रही है धावन सोडा के उपयोग। तो कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने में, किसको, कठोर जल को मृदु बनाने में, ठीक है ना, कपड़ों से दाग हटाने में, कागज उद्योग में, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, ऐसी सब जगह पर हम लोग किसका, धावन सोडा का यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगली जो कहानी है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला, बात को समझो, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, इस बात को लिख के ले लो, ठीक। इसलिए बहुत सी तरीके से तैयार करना है चीजों को, ध्यान से देखो। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम लोग पीओपी भी बोल देते हैं, पुट्टी बोल देते हैं, पीओपी, ठीक। कह रहा इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है 1/2 हाफ, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमी हाइड्रेट था, इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ओके। बनाने की विधि, तो कह रहा जब कैल्शियम सल्फेट अर्थात जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, जिप्सम, तो कह रहा जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। तो कह रहा कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करता है, गर्म किया जाता है। जब इसे हम लोग 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को क्या कर सकता है, त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है, ठीक है। तो जल के अणुओं को क्या कर देगा, दान कर देगा, तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। कैसे, जरा देखो ध्यान से। कह रहा कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ये बेटा किसका फॉर्मूला है, तो बोलोगे जिप्सम का। किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। तो जिप्सम को हमें क्या करना है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करना है। जैसे ही गर्म करोगे तो आपको ध्यान रखना कि जल के 3/2 मॉलिक्यूल हैं वो बाहर जाएंगे, बाकी जो हिस्सा बचेगा ये बेटा किसका बचेगा, तो बोलोगे भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का बचेगा। ये थी कहानी पूरी की पूरी, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे यहाँ पर देखो 1/2 प्लस 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, काट दिया तो कितना बचा बेटा, 2, और यही तो जल के 2 मॉलिक्यूल थे। देखो ध्यान से, 2 में से 3/2 हिस्सा बाहर हो गया, 1/2 बचा और वही चिपक गया इसमें, ठीक। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग। अब अगली जो कहानी है बेटा वो किसकी है, तो कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, भैया उपयोग कहाँ कर सकते हैं ये समझ लो। तो कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर, टूटी हुई हड्डियों का, जब हम लोग बदतमीजी करते हैं, शैतानी करते हैं, तो कभी ना कभी हमारी हड्डियां एक्सीडेंट की वजह से टूट जाती हैं, ठीक। अब वो जो टूटी हड्डियां उनको सही जगह पर सेट करने के लिए जो है ना, ऐसे पीओपी का यूज करते हैं डॉक्टर, जिसको तुम बोलते हो क्या, कि प्लास्टर करवा के लिए क्या कर रहा है, प्लास्टर कराने, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा इसका उपयोग खिलौने बनाने में, ओ माय गॉड क्या हो गया,
इसका उपयोग बेटा क्या बनाने में, खिलौने बनाने में तथा सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। ठीक, खिलौने बनाने सजावट का सामान का मतलब छोटी छोटी मूर्तियां देखे होंगे, अभी आपने देखा गणेश विसर्जन, ठीक है, तो उसमें देखा होगी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है ना स्थापित करी जाती थी गणेश जी की। ठीक, तो वो सब किसकी बनी थी, इसी पीओपी की तो बनी होती। और आपने देखा अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो माता रानी की जो है ना ठीक बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियों को भी क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना। फिर कह रहा इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए, चिकना बनाने का मतलब है जैसे घरों में आपने देखा होगा ना दीवारों पे पुट्टी करवा देते हैं सतह चिकनी हो जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ये थी बेटा पूरे चैप्टर की कहानी। आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं और पूरा का पूरा हमने आपको एक ही लेक्चर में एक ही वीडियो में सब कुछ पूरी कुछ चैप्टर की कहानी सिखा दी बेटा। ठीक है ना, इस चीज को आप विशेष रूप से समझिएगा ध्यान से। और अगर अभी तक आप वीडियो पे टिके हुए हैं तो एक बात मान के चलो कि आपका बेटा 95% प्लस कंप्लीट है किसमें, साइंस में। ये बात मान करके चलो बेटा। ठीक, इतनी मैं आपकी अच्छी तरीके से तैयारी करा दूंगा कि आपके 95 प्लस कभी कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात को समझ चलो। ठीक, तो ये ध्यान रखना बच्चा क्या कि आपको इसके जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं या जितना भी नोट्स आपने बनाया है, अब उसको घर में बैठ करके जल्दी से उसको फेयर कॉपी में अच्छी तरीके से नोट्स बना लो और रिवीजन करना शुरू कर दो। आने वाले 3-4 दिनों के बाद में मैं आपको फिर से इसका ठीक है नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट लेकर के आऊंगा। ठीक, उसको भी अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। ठीक, एक बात विशेष ध्यान रखना किसकी, स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक, उन्होंने कहा है क्या कि ध्यान रखना बच्चों कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। ये बात मान के चलो, जितना ज्यादा तुम संघर्ष करोगे सफलता बेटा यानी आने वाले रिजल्ट की उतनी ही बड़ी कहानी होगी। आप ठीक है इसी दिन के लिए तो मेहनत कर रहे हो, इसी दिन के लिए तो संघर्ष कर रहे हो, इसी दिन के लिए तो इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हो। बात को समझो बच्चों कि अगर अभी से संघर्ष शुरू नहीं करा तो आने वाला समय हमारा बहुत गंदा होने वाला है। इस बात को मान करके चलो बेटा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बच्चों और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहना। ठीक है ना।